आतिफ असलम कहाँ से गुजरा है। जॉन एलिया के पास एक कुर्ता था, 10 पजामे थे। फैज साहब म्यूजिक सुनते थे, फैज साहब ठुमरी सुनते थे, फैज साहब गजल सुनते थे। शायरों से इश्क है बाकायदा। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं आशिक हूँ, मैं महबूब नहीं हूँ कि मुझसे प्यार किया जाए, हम प्यार करें। तो वो ये कह रही है कि यार मैं घर कैसे जाऊं, तो मेरा तो ये मांस चुन चुन के खा के थक ही नहीं रहे। यूनिवर्स तो बहुत छोटा है। अगर आपकी पूरी यूनिवर्स ये मोबाइल फोन है जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक है, तो फिर तो आप आर्ट नहीं कर सकते, फिर अपना इजहार नहीं कर सकते आप। जैसे बलोच कहते हैं ना कि ले लाओ, इल्तिजा कर रही है ना वो। ये नहीं जानते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। तो आप गुजर नहीं रहे उसके बीच से, और उस बारे में बात कर रहे हैं। जी, मैं एक अनकन्वेंशनल ओपनिंग के मूड में हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट। जो आप मुझे अभी फैज़ का सुना रही थी ना, मिसरे से जो आपने बात आगे बढ़ाई। अच्छा, वो ऐसा है कि या कुछ भी, हाँ नहीं, वो मैं सुनाऊंगी। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ उसके बारे में कि फैज़ की एक नज़म में एक लाइन है कि तन्हाई का क्या चारा करें, तन्हाई का क्या चारा करें। तो वो लाइन हमारा जो लिरिसिस्ट है आहत, उसको बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मैम इसको लेके आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे हमने कुछ इस तरह की कहानी बनाई। तन्हाइयों का क्या चारा करें, कैसे बताओ गुजारा करें, हम गुजारा करें, पारा पारा करें, गम से हारा करें, इस्तिखारा करें, क्या करें, कर कर जो हारे झगड़े वो सारे, फिर से वही क्या दोबारा करें, दिन गुजारा करें, पल गुजारा करें। तो ये ऐसे है, इसकी स्टाइल है। मेरी 4th एल्बम है, जो कि 3rd अभी आने वाली है। तो ये 4th एल्बम में से एक गाना है, क्या बात, जो आपने भी सुना, जो कि रिलीज नहीं हुआ। और ये जैसे मैंने कहा कि हम आज एक अनकन्वेंशनल ओपनिंग के तलाश में थे। सो टूर्स कंपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम दो जो हैं आज जिस सोबत में हैं वो मौसीकी की सोबत है। लेकिन मज़ेदार बात ये होगी कि हम समझते हैं कि साज और आवाज़ में होती है मौसीकी, लेकिन आज जो हमारी दोस्त हैं उनके वसीले से हम जानेंगे कि ख़याल, गुफ्तगू, ये ठोस चीज़ें हर चीज़ ही म्यूज़िक है। और आपकी शख्सियत और आपके कारनामे और आपकी लड़ाइयाँ, ये सब भी म्यूज़िक है। इनका लंबा चौड़ा तारुफ इसलिए भी ज़रूरी नहीं क्योंकि एक तो हमने अभी सुना, और आजकल हर शख्स ही आपके गानों के साथ उठता बैठता है। और स्टूडियोज़ भी जब तशरीफ़ लाई तो बहुत देर लोग आके मिलते रहे। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, हमारी जो बहनापा है वो एक तरफ, लेकिन कुछ नज़रियाती एतबार से भी हम बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि इनका मामला भी ओरिजिनल कंटेंट है और इनका मामला भी रॉयल्टीज़ हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस नहज पे ये काम कर रही हैं, वो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम उस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैं वक्त से 9 मिनट लेट पहुंची। इस तफसील का बहुत बहुत शुक्रिया बताने का। और उसके बाद जो कॉफ़ी के हमने यहाँ पर मैंने सेशंस लगवाए, अब इसमें चीनी है, अब ये स्ट्रॉन्ग है, अब ये ठंडी है। जी, हमारे साथ हाँ, कॉफ़ी जो थी वो बता रही थी कि उसे किसने बनाया है। कोई बहुत ही शीरी करके ले आता था, कोई बहुत ही कड़वा करके ले आता था अपने मिजाज के मुताबिक। लेकिन सबका अपना मिजाज तो है ना, या लाइक ए कॉम्पोजिशन। तो आपका वो प्रोसेस क्या है जिससे आप शायरों के वसीले से अपनी तख्लीक को भी उजालती रही हैं, अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ तो? मुझे लगता है प्रोसेस जो है ना, वो उसमें से आप गुजर रहे होते हैं। मतलब प्रोसेस गुजरने का नाम है ना। तो अब उस गुजरने को तो आप खुद उसमें से गुजर रहे हैं,
तो आप उसे कैसे बताएं? हाँ, क्राफ्ट एक हो सकता है कि जैसे जब आप गाते हैं तो अपनी सिंगर अपनी आवाज़ को या कंपोज़र अपने उस क्राफ्ट को तराशता है, फिर एक जगह पहुंच के वो उसको लगता है कि हाँ ये मेरी आवाज़ है, ये मैं ये आवाज़ लगाना चाहता हूँ। फिर उसमें से आप उसको और तराशते हैं, फिर ये आवाज़ भी ढूंढते हैं, फिर ये आवाज़ ढूंढते हैं। तो वो आवाज़ मुझे जब मैंने जॉन एलिया की एल्बम की थी 2021 है मेरे ख्याल से, तो तब मुझे आवाज़ तो मिल गई थी कि मैं क्या चीज़ें जान रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो मुझे कहानियाँ मिली, कहानियों से मुझे समझ आया कि और मैं कैसे आवाज़ को तराश सकती हूँ। लेकिन आपने पूछा था कि कॉम्पोजिशन यानी गाना की मिसरे से जो हाँ, आपने ये क्या प्रोसेस है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बात जिस तरह वो एंड रिजल्ट है हाँ, इस कॉम्पोजिशन का, हाँ बिल्कुल, वो जरा बताएं ना। कॉम्पोजिशन जैसे मुझे किसी ने एक बहुत ही दिग्गज इंसान ने मुझे ये बताया कि कॉम्पोजिशन ऐसे ही है जैसे हवा में एक धागा है और उसके सिरे को पकड़ना हवा में, ये है कंपोजर। क्या बात है। और कंपोजर का मतलब ये होता है कि वो कंपोज करना चीज़ों को, यानी कि एक चीज़ जो बन रही है उसकी बेजा जो चीज़ें हैं उसको हटाता जाए वो, और बीच से एक चीज़ निकाले और वो कहे हाँ ये अब बन गया। लेकिन वो जो चीज़ें हटाई हैं वो भी ज़रूरी थी, अगर वो नहीं है तो भी वो चीज़ मुझे लगता है नहीं बन सकती। तो उसमें क्योंकि आप प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, और शायरों को जितना मतलब मुझे शायरों से इश्क है बाकायदा। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं आशिक हूँ, मैं महबूब नहीं हूँ कि मुझसे प्यार किया जाए, हम प्यार करें। ये मुझे बात पता चल गई है, तो इसको अब मैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि ये क्या है। तो बचपन से घर में भी माहौल शायरों का रहा, घर में शायरों का आना जाना रहा, बड़े बड़े शायरों को आते जाते देखा, तो बड़ा फैसिनेट होती थी मैं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, और एक ख़ास किस्म का ईज़ उनके अंदर ना, लेटे में शेर कह दिया, इतना बड़ा अपना। तो यानी कि वो भी किसी शायरों को सुनते हुए आए और उन्होंने आगे बढ़ाया उस बात को। तो अब जो भी दौर हो, मुझे भी तो उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। कि अगर जैसे हमने एक गाना किया था सरमद के लिए, सरमद की फिल्म के लिए, रोशन राहें के लिए, तो सरमद ने मुझे लंदन से कॉल की, उसने मुझे कहा कि यार ये गाना तो तुम करोगी। मैंने कहा ये तो बहुत कम दिन है, हफ्ता 10 दिन में कैसे होगा। उसने कहा नहीं तुम ही करोगी और गाना बनाओ। तो अब उसमें जो भी कहानी उसने मुझे सुनाई, एक फिल्म थी, टेलीफिल्म थी, तो उस कहानी में ये था कि मतलब एक किसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि गांव में औरतें किस तरह रह रही हैं, और औरत के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। तो कई लोगों को लगता भी है कि शायद औरत पे मैं बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ, हालांकि ये गलत फहमी है उनकी, ऐसी बात नहीं। मैं मर्द पे भी अच्छी हाँ, मैं मर्द पे भी अच्छी तरह बात कर सकती हूँ। उसी मर्द को जानने के बाद तो औरत को जाना है हमने। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने फिर जब वो कहानी सुनी तो कहानी इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर एक, अब वो एक ऑफिशियल साउंड ट्रैक जैसे हो गया कि एक गाना हमें चाहिए कि गांव में बत्ती जो है जहाँ से औरतें, लड़कियां, लोग गुजरते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई जी। और जब वो औरत शिकायत करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि हमने रोड बनवा दी, काफ़ी नहीं, आपको स्ट्रीट लाइट क्यों चाहिए। तो उसने कहा कि मतलब जगह इस तरह की है, रेप्स हो रहे हैं, 10,000 चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, तो ये हमें प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो ये पूरी एक कहानी थी। तो उस पर हमने गाना बना दिया कि वो क्या चीज़ है। उसमें एक सिचुएशन थी कि जिसमें वो वहाँ से घर जा रही है और वहाँ पे उसने एक ऐसी चीज़ देख ली है कि एक मतलब ये बड़ी तकलीफ दे बात मुझे लगती है करना भी, कि एक रेप हो जाता है, गैंग रेप जिसे कहते हैं, और उसकी वो लाश देखती है और वो बहुत घबराहट में वहाँ से उस अंधेरे में से घर पहुँचती। तो वो एक पूरा सीन है, और घर जाके वो घर में बैठी हुई है, वो शीशा दिख रही है और वो एक पूरा सीन है जो है। तो सरमद ने कहा मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ऑफिशियल साउंड ट्रैक नहीं हो सकता, यहाँ कुछ और बात हो तो क्या हो। तो फिर हमने, मुझे लगा कि जैसे बाबा फरीद ने कहा है कि कागारे मोरी इतनी अरज, मुझसे चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। यानी कि तुम जो कौवा है, जो वल्चर है, वो मेरा सारा मांस खा जाए, लेकिन ये 2 आंखें मेरी छोड़ दो। अब ये बहुत ही मेटाफर और बहुत ही पोइटिक बात है कि मेरी आंखें छोड़ देना, कि अगर महबूब आ गया तो मैं उसे देख तो पाऊँ, बाकी सब खा जाना। तो मुझे लगा कि अगर उस औरत को हम बाबा फरीद के सामने ले जाके खड़ा कर दें इमेजिनेशन में, क्योंकि बाबा फरीद भी अब नहीं है और वो औरत भी नहीं है, तो अगर हम उस औरत को वहाँ ले जाके खड़ा कर दें
और वो जो बात करे, अब वो क्या बात करेगी, तो वो हमने बाबा फरीद की बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि बाबा फरीद उस जगह तक पहुंच चुके थे कि जहाँ पे वो महबूब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस सिस्टम में फीमेल के साथ क्या हो रहा है, वो इसको कैसे देख रही है, तो वो ये कह रही है कि यार मैं घर कैसे जाऊं, तो मेरा तो ये मांस चुन चुन के खा के थक ही नहीं रहे। तो अब वो बाबा फरीद को अपनी इल्तिजा, मतलब जैसे बलोच कहते हैं ना कि ले लाओ, इल्तिजा कर रही है ना वो उसको, कि मतलब ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, यानी कागा में प्रॉब्लम है, जो कव्वा है उसकी प्रॉब्लम। तो इस पे हमने इस बात को आगे बढ़ाया। तो मुझे जो शायर की बात है अब कई सौ साल पहले जो की है, वो उस इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, और उसमें वो इमेजिनेशन में किस तरह की मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। अभी हम तो इस सिचुएशन में है ना, हम तो ये वाली बात करेंगे। तो मुझे फिर उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए भी पहले आपको उस बात को भी समझना पड़ेगा कि बाबा फरीद क्या कह रहे हैं, फैज साहब क्या कह रहे हैं, अहमद फराज क्या कह रहे हैं, नासिर काज़मी, जितने भी शायर हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले आप उसको समझेंगे। ये एक प्रोसेस है। फिर आपको जब वो समझ आ जाएगा, आप उस शेर को कई तरह से खोल लेंगे, उसको जगह जगह से आपको रेट्रो में आपको देखना पड़ेगा, चारों तरफ से उस एक शेर को। तो एक तो मज़ा बहुत आता है कि एक शेर आप खोल रहे हैं तो मतलब आप कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ, अच्छा यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद फिर आप पहुँचते हैं कि अब इस सिचुएशन में ये शेर किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो फिर वो प्रोसेस शुरू होता है कि हाँ चलो अब इसको धुन में लाते हैं, और वो होते होते कहीं हो रहा होता है और फिर वो हो जाता है, और फिर मुझे लोग बताते हैं कि ये हो गया है। मुझे आखिर तक यही लग रहा होता है जब तक मैं गाना रिलीज नहीं करती, ये इसको और क्या करें इसके अंदर। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन मैंने देखा कि इसी कॉम्प्लिकेशन के तस्करे में जितनी बार भी आपने तफसील से काम लिया, आपकी आंखें चमक उठी और आपका चेहरा दमक गया कि मज़ा बहुत आता है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ दो बातें आपके जवाब के बाद, कि एक तो पेचीदगी में ही हज़ उठाएं, मज़ा आना चाहिए किसी ऐसी चीज़ में जो मुश्किल है, सहरा नवर्दी में मज़ा आना चाहिए। दूसरे शोरा जो कहते रहे अपने अपने ज़माने में, वो जानिए और उसके लिए चाहे कितने चिल्ले काटने पड़े काटिए, पर समझने के बाद कुछ अपने वक्त के लिए भी कहिए। ये मैंडेटरी बात है कि आप बात आगे बढ़ाएं, बात आगे बढ़नी हर हाल। बात आगे बढ़ रही है शुमाइला की दुनिया के अलावा। अब ये 4 सवाल हो गए है ना। मैंने आपको एक और पेचीदगी दे दी। मुझे लगता है कि ये जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, जो कि अभी मुझे बहुत रिसेंट समझ में आई हैं, शायद वो प्रोसेस से गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, कि कोई भी काम जो आप कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त में समझ में आए। बिल्कुल। मतलब बहुत से लोगों को जो अब हम पढ़ रहे हैं उस वक्त में उनको लोगों ने शायद उनको नहीं समझा। कुछ चंद ही, मतलब जो आर्ट है उसको समझना आसान काम है ही नहीं, क्योंकि आप इमेजिनेशन में करते हैं वो सारा काम। और पोइट्री अगर आप देखें तो वो हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि वो बहुत ही खालिस सोच है, चाहे वो कितनी ही बुरी, मतलब कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो, पर है वो खालिस वो सोच। तो वो मुझे लगता है कि रहेगी। आज तक फैज जिंदा है, मुझे लगता है शायर मर ही नहीं सकता। बाबा फरीद जिंदा है, बाबा बुल्ले शाह जिंदा है। वो क्यों जिंदा है? क्योंकि वो जो उस वक्त में उन्होंने बात की उससे वो गुजरे, उसे आपने झेला। अब उसमें आप उदास भी रहे, उसमें आप खुश भी रहे, उसमें आप परेशान भी रहे। ये सारी चीजें उन्होंने की सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, कि ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तो अगर मैं एज एन आर्टिस्ट कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं क्या हो रहा है, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं अगर कुछ उनके लिए कर नहीं सकती तो मैं बात कर सकती हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट मेरी बात, मेरा इजहार का तरीका है ना। आर्ट एक इजहार ही है मेरी नज़र में। तो अब वो इजहार कब तक लोगों में जाएगा, वो कितने लोगों में पहुँचेगा, उसको लोग कैसे देखेंगे, ये मेरा काम ही मुझे लगता है ही नहीं। मुझे लगता है ये उन्हीं का काम है, और वो ज़िंदगी में पहुँचे, ज़िंदगी के बाद पहुँचे, उसका काम तो पहुँचना है। तो अगर वो उसके अंदर ऑनेस्टी है, मतलब मुझे आर्ट ऑनेस्टी से ही निकलता हुआ नज़र आता है। किसी और तरीके से आप आर्ट को निकाल ही नहीं सकते। और इनोसेंस एक वाहिद वो शील्ड है कि अगर उससे ज़रा से भी आप इधर उधर हुए
तो यूनिवर्स आपका साथ नहीं देती। इनोसेंट मतलब मासूमियत जो है ना, वो एक सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है कि अगर जब तक आप मासूम हैं तब तक आप कुछ भी करना चाहें ना, आप कर सकते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो तो कुछ भी करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो नहीं जानी चाहिए। तो वो है, मुझे लगता है वो है मेरे पास। जिस दिन वो जाएगी मुझे फिर लोग ही बताएंगे जिस तरह अभी बता रहे हैं, तो वो भी लोग ही बता देंगे मुझे। तो ये दो चीजें हैं जो मैंने महसूस किया कि जब भी ये इनोसेंस की बात आती है, अब आप एक क्रिएटिव इनोसेंस के बारे में भी बात कर रही हैं, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट ऑन द इनोसेंस इटसेल्फ। मैंने कॉन्वर्सेशन में महसूस किया है लोगों को, जब भी ये बात कही गई है या कह रहे होते हैं चंद एक लोग, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि उनको अभी जानना है कि फनकाराना मासूमियत या क्या ये गेम क्या है, इनोसेंस जिसका नाम है। देखिए अंदर से तो बच्चा ही है ना आपके। हाँ, वो वक्त गुजरता जाता है और आपको लोग बताते हैं अब तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम इतने बड़े हो गए, तो उसका एक प्रेशर सिस्टम का भी कंधों पे आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम तो कभी भी इंसान के हिसाब से बना ही, डिजाइन ही नहीं हुआ इस तरह। बहुत कम सिस्टम हैं जो इस तरह बने हुए। तो आप अपने आप में तो एक यूनिवर्स है ना, तो हम अपना सिस्टम क्यों ना बनाएं। और आर्टिस्ट तो वैसे भी मतलब क्योंकि आप बारीकी में देखते हैं चीज़ों को, महसूस करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। आम इंसान शायद उतना महसूस ना कर पाए, उस लम्हे में कर लेगा। हम पूरी रात जाग रहे हैं एक बात के लिए, एक शेर समझ नहीं आ रहा तो मैं टीना जी को कॉल कर रही हूँ रात को 10 बजे 11 बजे, वो 3 बजे मुझे फ़ोन कर रही हैं किताबें खोल के, हाँ ये इकबाल का शेर है। तो अगर वो ना भी बताती तो यूनिवर्स, दुनिया को क्या ही फ़र्क पड़ जाता, लेकिन आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो वो जो फ़र्क पड़ना है वो पढ़ते रहना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। हम उस तकलीफ़ को जो कि किसी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के रास्ते से आ रही है रोकते हैं। अगर हम उसे नहीं रोक रहे तो ये मासूमियत है, कह सकते हैं। मतलब मासूमियत सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नहीं है, वो बाकी लोगों के होने से है ना। वो भी तो है कि वो कर पाना जो आपका दिल कह रहा है, उसकी आप सुन रहे हैं। तो दिल तो कहता है ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये जो चीज़ हो रही है ये ठीक नहीं है, फलाने के साथ ये ठीक नहीं है। तो अब आप सिस्टम में, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर तो हैं, तो आप इतना ही तैर सकेंगे उसमें, इसी तरह से हाथ पैर मारते मारते तैरना सीखेंगे। वही कहानी जैसे है ना कि only a kid can say king is naked। या कहानी जो है बिल्कुल हाँ, कि वो एक बच्चा ही है जो मास्टर स्ट्रोक लगा सकता है, क्योंकि उसको परवाह ही नहीं है, उसको कॉन्सिक्वेंस का अंदाजा भी नहीं है। और या तो फिर वो एक आर्टिस्ट जो, मुझे, मैं अभी शेर भी आपको सुना रही थी कि ये नहीं जानते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। तो आप गुजर नहीं रहे उसके बीच से, और उस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऑनेस्टी है ही नहीं। आपको उससे गुजरना तो पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, या रहना पड़ेगा वहाँ। हाँ, रहना पड़ेगा उसके, रहना पड़ेगा। हाँ। फिर जब आप रहते हैं उसमें तो निकल ही जाते हैं। वो मेरे अब्बा कहते थे कि रात को कोई परेशानी हुई तो उन्होंने कहा कि बस दूध पी के सो जाओ, मतलब अब सो जाओ, सुबह देखेंगे। क्योंकि रात गुजरती है तो सूरज नया निकला ना, मतलब दिन हुआ है, तो फिर चीज़ें और हो जाती हैं, बदल जाती हैं, फिर आप उसमें देखते हैं चीज़ों को, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम। उसी वक्त आप चाहें कि वो होगा कुछ भी नहीं उससे, तो मुझे लगता है अगली जो सुबह होती है, यानी कि वो प्रोसेस ये कि गुजरना, वक्त में से हम गुजर रहे हैं और हम में से वक्त गुजर रहा है। वरना कुछ जगहों पे तो वक्त, बहुत अरसे तो वक्त ठहरा हुआ था, अब हमें लगता है कि वक्त चल रहा है। अब देखिए कॉन्वर्सेशन बहुत कहीं और चली जाएगी, तो वापस लाएं, होस्ट वापस लेकर आए मुझे। एक्चुअली द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज टू लेट थिंग्स इवॉल्व। अगर आप वापस लाना चाह रही हैं तो मैं ले आती हूँ। जैसे ही फनकार पैसे मांगने लगते हैं तो हमारी सारी जो फ्रेटर्निटी है वो ये एक जुमला लगाती है कि अरे भाई अब उसको अक्ल आ गई, अब कमर्शियल हो गए हैं, अब वो पुरानी वाली मासूमियत नहीं रही। अगर हम उसको बिल्कुल बेसिक पे देखें तो आर्ट के पैसे ना लेने चाहिए ना देने चाहिए, सूरी तौर पे तो सब्सिडाइज्ड। हाँ, who will give you money then? मतलब ये बार्टर पे होता था ना पहले। हाँ,
कि बादशाह ने बुला लिया, सिंगर आ गया, उसने गाया, उसने खाना खा लिया, वो चला गया, उसको कोई मसला हुआ तो बादशाह ने कर दिया, उसने इसका कर दिया, इसने चावल दे दिया, उसने दाल दे दी, रिहाइश मिल गई। तो जिंदगी गुजर रही है, उसमें उसके पास घना टाइम है पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, इश्क करने के लिए। अब का जो आर्टिस्ट है उसको आपने, उसमें आर्टिस्ट की भी गलती मुझे लगती है। ये बात काफ़ी तवील है, इसको मुझे नहीं पता कि मैं इसको समेटूंगी कैसे, शुरू तो कीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ने ना, अभी का जो आर्टिस्ट है, हाँ, उसने ना सरेंडर कर दिया अपने आप को। उसने कहा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, ये सब कुछ उसे चाहिए। तो इस सब कुछ के लिए तो फिर जो आपको काम दे रहा है इंसान, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन है। बिल्कुल। तो वो फिर जो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो आपकी कोई से नहीं है, आपको सोचने का वक्त ही नहीं है। लेकिन अंदर से आप ये बता रहे हैं कि यार मुझे तो करना पड़ रहा है। नहीं, आप ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको एक लाइफस्टाइल चाहिए, ये सारा कुछ आपको चाहिए ना। तो फिर आर्ट कैसे होगा उसमें? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आर्ट नहीं हो रहा? पर शुमाइला, उसको क्यों ना चाहिए वो गाड़ी और एक अच्छा घर? अरे सब छोड़िए, अगर तबकाती अगर उसको ना भी छोड़े, अगर उसको चाहिए तो फिर एक आम गाड़ी काफी है। फिर उसको बहुत बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? फिर उसको बहुत बड़ा घर में 2 लोग हैं, इतना बड़ा घर क्यों चाहिए? अगर आप आर्टिस्ट जो है वो तो दिन भर एक तख्लीक का काम कर रहा है ना, तख्लीकी अमल से गुजर रहा है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है कि वो गाड़ी में बैठ के कहीं जाए। मुझे आप बताएं कि अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो कहाँ इतना वक्त है वो ये काम करेगा? तो अगर उसको ये चाहिए तो ये सोच बाहर से आ रही है और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन फिर कहीं आप उसका हिस्सा बन गए सिस्टम का। अगर आप हिस्सा बन गए तो उसको मान लें कि यार मैं एक आर्टिस्ट था, अब मैं नहीं हूँ, अब मैं एक कमर्शियल काम, इंडस्ट्री का जो काम है, ये जो बिजनेसमैन ने जो अब ये चैनल्स बना दिए हैं, जो चीज़ें बन गई हैं, ये हमें काम दे रहे हैं और हमारी कोई से नहीं है, हमें पैसे दे रहे हैं बेतहाशा, हमें मज़े आ रहे हैं, ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको मान लें। लेकिन मानना भी एक मुश्किल काम है ना, क्योंकि इसी तरह ये फंसा फंसा सा चलता रहेगा। तो इसमें चंद लोग ही होते हैं जो समवेयर, शुमाइला, मुझे लगता है कि मान भी लिया है, क्योंकि क्या आप नहीं देखती इस तरह के, जब कोई बड़ी बात ही नहीं हो रही ना, एक ग्रोही आवाज़ आ रही है कहीं से कि हाँ भाई हम 8 म्यूजिशियंस हैं, या हम 8 राइटर्स हैं, या हम 20 एक्टर्स हैं, हम खड़े हैं और हमें ये चाहिए इनसे, ये हुआ ही नहीं है। कोई हो जाता है इंटरव्यू, उसके बाद कोई एक जुमला आ जाता है, फिर वो वायरल भी हो जाता है, फिर सब भूल जाते हैं। तो उस तरह तो कोई इनिशिएटिव तो शायद वो मान ही चुके हैं, और फिर ले दे के आप जैसे लोगों का मसला पैदा होता है जो एक्चुअली तीर अपनी बिरादरी की तरफ, उसका कमान जो है, तीर कमान का रुख उनकी अपनी बिरादरी की तरफ भी है बाहर के अलावा। तो आपकी तनाई में इजाफा नहीं होता होगा? एक तो आप कह रही हैं सिस्टम को, वो भी नापसंद फरमाएंगे इस बात को। दूसरा, आप अपनी कम्युनिटी के ऊपर भी तनकीद करने का जिगरा रखती हैं। क्यों नहीं? और वो मतलब भी इंसान है, हम तनकीद क्यों नहीं कर सकते? हम होती तो नहीं है, आप जानती हैं, होती तो नहीं है, चंदे एक लोग जो करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो उस तनाई, मतलब देखे ना, आर्टिस्ट भी अगर डर जाएगा ना, हाँ, तो फिर तो बहुत मसला है। क्योंकि अगर आर्ट और क्राफ्ट नहीं है सिस्टम में, इस गवर्नमेंट में, इस मुल्क में, तो फिर ये मतलब क्यों रिक्शे के पीछे शेर लिखा, क्या जरूरत है? क्यों रिक्शे में गाना बज रहा है? बिल्कुल। क्यों लोग गाने लगा लगा के सुन रहे हैं? म्यूजिक इम्पोर्टेंट है, मतलब धुन, म्यूजिक, साउंड इम्पोर्टेंट है, शायरी इम्पोर्टेंट है। क्यों आप बिरशा पे जाके सस्सी की बात को सुन रहे हैं? अब्दुल लतीफ भटाई सस्सी की बात, उसके इश्क की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों औरतें हाल डाल रही हैं? क्यों वहाँ पे लोग हर रोज म्यूजिक कर रहे हैं? क्यों औरतें घरों से निकल निकल के मज़ार पे आ रही हैं? कुछ तो मज़ा आ रहा है ना, कुछ तो आज़ादी मिल रही है, कुछ तो जानने को मिल रहा है, कुछ सोच बन रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप इसको कितना भी कर ले। मुझे तो सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम जब से बदला है, और वो तो बहुत अरसे पहले ही मतलब 90s 80s 90s से चीज़ें सारी बिगड़ गई थी। और फिर हम पीछे जाएंगे तो फिर वो 40s, और वो एक लंबी तवील गुफ्तगू हो जाएगी कि वो किस तरह से वो पीछे से ही चलता हुआ आता यहाँ तक। तो फिर आप अगर ये है, अगर आप ये हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मोबाइल के अंदर अगर आपने अपने आप को, अगर इतने से डब्बे में आप बंद हो गए हैं, तो फिर तो आप आर्टिस्ट नहीं है।
मुझे पता है मुझे इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है, मुझे किस वक्त नहीं करना, लेकिन बाकी इस पर डिपेंडेंट है कि अगर हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आप सोचेंगे कब? क्योंकि डब्बा तो ये बहुत छोटा है, टीवी भी, सिनेमा भी इंसान से तो बहुत छोटा है ना, यूनिवर्स से तो बहुत छोटा है। अगर आपकी पूरी यूनिवर्स ये मोबाइल फ़ोन है जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक है, तो फिर तो आप आर्ट नहीं कर सकते, फिर अपना इजहार नहीं कर सकते आप, ये मुझे लगता है। और मुझे अब जाके, पहले मुझे तकलीफ भी होती थी, मैं लड़ती झगड़ती भी थी। मतलब लड़ना झगड़ना क्या है, अगर आप अपनी राय का इजहार करते हैं किसी से कि भाई ये मेरी से है, ये मुझे नहीं पसंद, ये हम नहीं करेंगे, यही कह रही हूँ ना मैं, तो इसमें मैं जो है बहुत बदतमीज़ भी हूँ। और ये लड़की जो है वो इस तरह से बात कर रही है, ये लड़की डिमांड कर रही है। कुछ डिमांड नहीं कर रहे यार, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं आपसे। हाँ, आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, आप चाह रहे हैं कि जो हम बताएं आप वैसा करें। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बताएं, बिल्कुल, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आओ इस पे बात करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो अब वो सिलसिला रहा ही नहीं है। तो अब जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है जो अब काम कर रहा है, तो वो अपने घर में एक तरह से बंद हो गया। हाँ, लेकिन दिमाग में तो बंद नहीं हुआ ना, वो उसको तो बंद नहीं कर सकते आप उसको। वो क्रिएट कर रहा है, अपनी चीजें बना रहा है। मतलब मेरा जितना भी काम है वो लोगों की वजह से है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं है, पूरी दुनिया के लोग हैं ना। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ कराची, सिर्फ लाहौर, तो फिर सिंध, फिर बलूचिस्तान, फिर पंजाब, तो उससे भी बड़ा है, उसके अंदर बहुत कुछ है। तो वो उसके वहाँ के लोग नहीं है, उनको आपने इंसान ही नहीं मान रहे, वही तो सुन रहे हैं। तो वहां तक पहुंचना है ना आपने, तो वहां तो आप अपना काम करते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। मुझे अब बिल्कुल भी एतराज नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मतलब मैं कहीं पर भी कुछ भी कर सकती हूँ, कोई क्या ही कर लेगा, मतलब क्या ही हो जाएगा। ये तो आपने एक छोटी सी, मतलब एक लॉबी बना दी है, मतलब एक छोटा सा सिस्टम बना दिया है, उसमें आपने बता दिया है कि तुम लोगों ने ना ये करना है। अगर तुम इससे बाहर निकले, वो जो गेम में होता है ना कि अगर यहाँ से वहां गए तो आपको मार देंगे और आप आउट। तो अब सब लोग बचा रहे हैं अपने आप को, कोई किससे बचा रहा है, इससे बचा रहा है, उससे बचा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर। हाँ, आप बात नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं। घरों में शायद घरों में भी लोग बात नहीं कर रहे, ये खौफनाक चीज है। अब घर में भी ना बात करते हुए डर रहे हैं। 4 आर्टिस्ट बैठे ना तो कहते हैं यार ये कहीं बता ना दे उसको जाके। इतना आपने जो है ना पावर को इतनी अहमियत दे दी है उस चीज को। जो मैं बैठती हूँ आर्टिस्टों में, देखती हूँ उनको, उनके प्रोसेस को क्या कर रहे हैं। जैसे अभी कराची आर्ट्स काउंसिल में इतना बड़ा एक मेला लग गया, ठीक है, 40 मुल्कों के लोग आ गए वहाँ पे, डिफरेंट लोगों ने आके अपने मुल्कों के थिएटर प्लेस किए वहाँ पे, अपना म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया, तरह तरह की इंस्ट्रूमेंटल अपने उन्होंने पेश किए। कोई मुझे बता दें आप कि पाकिस्तान का, कराची का कोई आर्टिस्ट, कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई कंपोजर, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर गया सुनने कि यार ये लोग आए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हम देखें हमारा प्रोसेस। नहीं, आपको दिलचस्पी नहीं। आप घर में बैठ के एक प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक चीज के हिट होने का इंतजार कर रहे हैं, वायरल होने का इंतजार कर रहे हैं। सो ट्रू, ये चीजें कर रहे हैं ना आप, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ये आप करें, हमें ना रोके हम जो कर रहे हैं। मतलब मुझे ना रोके कोई, क्योंकि मैं तो आपको नहीं रोक रही जो भी प्रोजेक्ट का इंतजार करने हाँ, में। मैंने कभी मतलब ये बड़ी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट का इंतजार नहीं किया कभी भी। एक फ्रस्ट्रेशन होती है आपको कि यार ये चीज़ बेहतर हो सकती थी, ये चीज़ में ये इतनी प्यारी कहानी है या इतनी प्यारी शूट हुई हुई है, लेकिन इसका साउंड बेहतर हो सकता था। हमारी फिल्म ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि हम स्टोरी टेलर्स हैं। मेरे गाने में भी क्या है, कहानी है, कहानी के पीछे पीछे भागती रहती हूँ मैं। इसी तरह हमारा जो ड्रामा है, हमें कहानी सुनानी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहानी सुना लेते हैं अपनी बहुत अच्छी, और लोगों के पास और एंटरटेनमेंट क्या है इस वक्त। पूरे मुल्क को अगर आप ले लें, उनकी क्या एंटरटेनमेंट है, हाई क्लास से लेके लो क्लास तक भी क्या एंटरटेनमेंट है। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, आप टीवी देख लें, और आप घर में डिनर्स कर लें, ये एंटरटेनमेंट है आपकी। कहाँ है वो पार्क जहाँ पे आप जाके घूमें, बच्चों को लेके जाएं। कहाँ कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं आता, कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं है हमारे इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर।
ये 2 चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें खेल नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, जिसके अंदर बच्चे जो कि बड़े होके जिन्होंने ही सारा कुछ करना है उनको आपने ये दे दिया और बाहर के चैनल्स की चीज़ें आप दिखा रहे हैं उनको और वो इस मुल्क और में अपने मुल्क में सेंसरशिप कर रहे हैं। मतलब आप बच्चे को गली में निकलने नहीं दे रहे कि उठा के ले जाएगा कोई या कुछ हो जाएगा इसके साथ। यहाँ जो वो देख रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, वो नहीं पूछ रहे आप क्या है। तो इस तरह से चीजें ट्रेन हो गई हैं, तो अब उसको मैं या आप या हम सब तो उसे ठीक नहीं कर सकते। हम अपने अपने तई अपनी चीज का इजहार कर सकते हैं, इतना मुझे समझ आया। और कहीं पे कुछ करना भी होगा तो मैं उसे मतलब मैं करूंगी उसे। हाँ 4 लोग जमा होंगे तो 5वीं मैं होंगी वहां पे, ये इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। हाँ। आपने कुछ बहुत ही सहमगीन बहुत ही संगीन हकीकतों का सामना कर लिया है और आपने अपनी जिंदगी 2+2 4 कुछ मामलात में कर लिए कि ये तो मैं ये क्लैरिटी तो होनी भी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आनी नहीं होती बहुत सारे लोगों में। और मैं आप रह किस जगह रहे हैं, एक तो ये है ना। हाँ अब से जब भी मैं कराची आती हूँ तो बहुत तेज मुझे लगता है कि ना जिंदगी बहुत तेज चली हो जैसे, मतलब चल रही है, मतलब आपको लगता है कि मुसलसल ना चल रहे हैं। हाँ मुसलसल और टाइम ऐसे गोली की तरह जा रहा है जी। यहाँ पे मुझे फील होता है क्योंकि आसपास के दिमाग लोग सोचना भाग रही है मुसलसल। हाँ। आप कहीं तो रुकेंगे यार, कहीं रुक के आप कुछ देर तो बैठे हैं अपने साथ, कुछ तो अपने आप को आप थोड़ा सा तो जाने कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो ये जब मैंने देखा, जब मैं भी डरती थी और डर गई थी कि यार ये क्या, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे खाऊंगी, ये चीजें कैसे होंगी। लेकिन वो एक करम हमेशा से ऐसा रहा है कि मतलब मैं जिस फैमिली से बैकग्राउंड से आ रही हूँ वो एक सोशलिस्ट, एक कम्युनल फैमिली से आ रही हूँ, जहाँ पे आपको बचपन से ये बताया ही नहीं जा रहा है कि घर खरीदना कितना ज़रूरी है, गाड़ी नहीं होगी तो कितना मसला हो जाएगा सिस्टम में, लोग कैसे देखेंगे। तो ये हमें बताया ही नहीं गया, तो उससे फ़ायदा हो गया आगे जाके कि मुझे पहुँचना ही है ना कहीं, तो कोई भी गाड़ी हो यार मैं तो पहुंच ही जाऊंगी वहां पे। मैं क्यों उसको अपनी जिंदगी की ऐसी जिम्मेदारी बना लूं कि जिसमें मेरा जो ये आर्ट का जो मजा है ये सफर करे। ये जैसे मेरा हस्बैंड मुझे ये कहता है कि यार तुम एक ड्रामा तो है तुम्हारे अंदर, ड्रामा क्रिएट कर लेती हो तुम ना, और तुम अग्रेसिव भी हो, चलो यहाँ तक भी, ये जो प्रोग्रेसिव हो ना तुम, यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। तो अब ये तीनों चीजों, प्रोटेक्टिव, हाँ, बट वेरी कट थ्रोट, हाँ, मतलब अब ये तीनों चीजों मिलके मैं हूँ। हाँ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि पेशेंस क्या है, आप कुछ हमें एक्सेप्टेंस क्या है। अपने घर के बारे में बताइए, आपके वालिदैन, आपका घर के बारे में। मेरी फैमिली काफी बड़ी फैमिली है जी, कि हम 12 बहन भाई, और मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ, और यासिर मुझसे 1 साल 11। तो आप सेकंड लास्ट चाइल्ड। हाँ, तो आर्टिस्टिक सी फैमिली है। कुछ लोग अभी भी सिस्टम में फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ निकल गए हैं अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो खुशी बस ये है कि फैमिली ने अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वाह। हाँ, ये एक, और फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कुछ भी कर लें वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत होती है, चाहे वो आपके लिए कुछ ना कर रहे हो, चाहे आप उनके लिए कुछ ना करें, बस आप जुड़े हुए हैं। एक वो जुड़ाव जो मुझे समझ में आया कि यार ये क्या है, मतलब, और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी फैमिली ही देती है। फैमिली में मैं भी शामिल हूँ कि अब मैं जो करना चाह रही हूँ, मेरा जो दुनिया है, मेरा जो सिस्टम है, फैमिली के 2 लोग उस सिस्टम से इनकार कर रहे हैं, तो मैं भी तो थोप ही रही हूँ ना कि यार ये हूँ मैं ऐसे करूँगी, तुम भी ऐसे करो। वो कह रहे नहीं ऐसे करो, हम ऐसे हैं। अब इस जगह पे आ गए कि यार जो मर्जी करो तुम, हमसे मिल लो, या मैं खुद भी अब मिल लेती हूँ जाके कि मुझे सबसे मिलना है, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप अगर नहीं भी रहते ना, क्योंकि जिंदा तो सबने सारी जिंदगी तो रहना नहीं है, तो तब भी आप रहते बहन भाई ही हैं, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। मुझे जो समझ आता है वो ये है कि जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो आपको पैदा करते हैं, वो ही होते हैं, मतलब, और वो जाने के बाद जो उनके जाने के बाद जो एक जो खाली जगह है ना, उसमें तब आप जानते हैं, समझते हैं पेरेंट्स को
क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो अब नहीं हैं काफ़ी, मतलब अब्बा को 17 साल हो गए, अम्मा को मेरे ख्याल से 10-11 साल। तो अब मुझे समझ आया है कि अब मुझे उनकी चीज़ें समझ में आती हैं। जब मैं उनके साथ रह रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मैं उनके डिस्टेंस जो है ना, इज इट अ रिग्रेट और अ रियलिटी व्हाट यू एक्सेप्ट? रिग्रेट्स भी हैं, बस थोड़े बहुत। हाउ यू डील विद दैट? मतलब आपको दुख होता है, आप याद करते हैं, लेकिन मुझे उस तरह के रिग्रेट्स नहीं हैं। मतलब जैसे मैं अगर रात को लेट आती थी घर पे, आर्टिस्टों के साथ बैठी हुई हूँ, रातें गुजर रही हैं और ये हो रहा है वो, तो आके मैं अपनी माँ के पैर पकड़ लेती थी। रोज लेट आती थी लेकिन रोज फिर उनके पैर भी तो दबाती थी, तो उनके पैरों को मालिश भी करती थी, उनसे माफ़ी भी मांगती थी, ये काम मैं करती थी। तो उससे मुझे ये हौसला ये रहता है कि यार मतलब सही है। हाँ, कि कहीं ये ना होता कि मैं उनके खिलाफ हो जाती कि यार मैं तो लेट ही आऊंगी अब, और वो कहें कि तुम बुरी ही हो, तुम ऐसी ही हो, ये नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो जो जुड़ाव है, कि वो जो मेरी माँ मुझे फ़ोन करती तो अब तो नहीं करती ना, यानी पहले मतलब वही मुझे फ़ोन कर सकती थी और कोई भी दुनिया का इंसान मुझे फ़ोन नहीं कर सकता, सिर्फ वो मेरी माँ ही कर सकती थी। तो वो डिस्टेंस के बाद आपको ये बात समझ में आती है, उससे पहले नहीं आ सकती। ये मुझे समझ आया। तो ये ऐसे है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और आई थिंक वो हम सब के लिए एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन भी है। मगर अच्छा है कोई सुने जिसे इस वक्त इसे सुनने की ज़रूरत है। लेकिन ये समझ सिर्फ तभी मुझे लगता है आ सकता है जब वो नहीं होते, और वो अगर आप उनके साथ बेहतरीन तरीके से भी ज़िंदगी गुजारे ना, तब भी वो जो खला है, हाँ, कोई ना कोई वो तो रहेगी। मतलब आप एक दो लोगों के जिस्म का हिस्सा है और वो दो लोग अब नहीं है, तो हिस्सा कट गया ना आपका, तो वो तो तड़पेगा, चाहे आपके रिग्रेट्स हों चाहे नहीं हों, वो तो फिर भी रहेगा। कनेक्शन एक ऐसा है, वो तड़प है। हाँ, फिर वो फैमिली की सूरत में है कि यार ये भाई भी तो मेरी माँ ने पैदा किया है, ये बहन भी मेरी माँ ने पैदा की है, तो वो जुड़ा हुआ माँ बाप से है। आई सी। क्योंकि बच्चा जो मुझे लगता है जो क्रिएशन है, बच्चे का पैदा होना, ये दो लोगों की मतलब क्रिएट कर देना ना एक चीज को। So you actually want to seek your parents' cells. That's why you meet your siblings. Beautifully said. Yeah. तो उसमें बड़ा मतलब फिर आपको ना बहुत कुछ अरसे के बाद ना पेशेंस भी आपको सब्र, आप कहते हैं कि अच्छा ये तकलीफ से बात कर रहा है ये, लेकिन ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, ये बात मुझे मतलब नज़रियाती तौर पे हमारे इख्तलाफात हैं, हाँ, किसी भी बहन भाई के साथ, हाँ, लेकिन इसको अब एक्सेप्ट करते हैं, यू नो, कि यार अब ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। वो आप एक्सेप्ट सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप उसको देखें कि ये भी वही इंसान है जो सिस्टम का ये इंसान है। हम उसको देख रहे होते हैं भाई की नज़र से, हम उसे देख रहे होते हैं बहन की नज़र से, तो एक्सपेक्टेशन आ जाती है। हम अब जब से मैंने देखना शुरू किया है एक इंसान की नज़र से, कि ये जो मेरे साथ इंसान बैठा हुआ है, ये जो मेरा भाई है, ये भी इंसान ही है, इसकी बात अगर मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ तो इसकी क्यों नहीं कर सकती? ये भी तो सिस्टम का मारा है ना, तो क्या मारी है तो कोई बात नहीं। तो अब फिर चीज़ें फिर बेहतर, मतलब आपके अंदर ना आप पुरसुकून महसूस करते हैं। ये मैं अपनी बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग जो आपको बता रही हूँ। वरना बहुत लड़ाइयाँ, बहुत खफा होना, बहुत फंस जाना एक जगह पे, यही होता है इंसान, और बहुत दुखी रहना कि ये क्यों कह दिया इसने मुझे, अब कह दिया है, अब कैसे उसे वापस आप ला सकते हैं? तो फिर आहिस्ता 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 चीज़ें समझ आ जाती हैं, ऐसा मुझे। मैं अब जहाँ से गुफ्तगू शुरू करना चाह रही हूँ वो है एक ऐसा इलाका, एक ऐसी कायनात, जो शख्स ही एक कायनात है, वो शख्स ही शायरी है, ना कि शायर। क्या बात। और हम जॉन के बारे में अगर आपसे बात करें, क्योंकि आपने जॉन को कंपोज किया जी, आपने जॉन को गाया, और सवाल के दूसरे हिस्से में मैं जब जाऊंगी तो उस तरफ आऊंगी कि वो वक्त भी जॉन के हवाले से और उनकी जॉन शनासी के हवाले से क्या था, इसके ऊपर हम ज़रा सिवा कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ तख्लीकी दायरे में रह के मैं आपसे जानूं कि ये
शौक और ये चाहत पहले ये कैसे हुई, और जब ये आपने कर लिया और कितना लोगों ने रोका होगा या नहीं रोका, कोई राय थी उस वक्त, किसी को पता था कि आप हाथ डाल रही हैं जॉन के ऊपर, एंड व्हाट हैपेंड, हाउ पीपल परसीव्ड, हाउ पीपल रिएक्टेड, क्योंकि जॉन के तो लोग जियाले हैं, परस्तार तो है नहीं, सो क्या रद्द अमल था सुनने वालों का? यार एक तो 2012 की बात है, 2010 में मेरा पहला गाना आया था, तो आपने नई नई पढ़ाई ख़त्म की है, उसके बीच में आप ये सारे आर्ट वार्ट के काम भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो एक लंबी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। वहाँ जब मैं गई तो मुझे वर्कशॉप के लिए हम गए अमेरिका, और फिर जाते ही रहे, तो हम अपने जाके यही गाने वाने गाते थे सिंगर्स के जिनसे सीखा भी है। तो एक सिंगर ने गिटार पे गाना सुनाया और उसने कहा ये मेरा अपना गाना है, ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत नई थी मेरे लिए। मैंने कहा यार ये अपना गाना क्या होता है, मतलब ये क्या है? तो उसने कहा मतलब अपना गाना सुनाओ। तो मैं जो वहाँ से पाकिस्तान आई हूँ ना, तो सारे रास्ते में ये सोचती आई हूँ कि मेरा तो अपना गाना कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, ये क्या बनने का प्रोसेस क्या है, मैं किसके पास जाऊँ, इसको लिखेगा कौन, ये क्या होगा। हाँ। तो फिर मेरे भाई ने गाना, वो लिखते थे, शायर भी थे, ड्रामास भी लिखते हैं मेरे बड़े भाई, तो वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने उस वक्त उनका एक इश्क चल रहा होगा कहीं, तो उन्होंने एक रोमांटिक सा गाना मुझे लिख के भेज दिया और ख़त उन्होंने मुझे भेजा। और उस ख़त में पहले सफ़े पे उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा, क्या ये वो। मैं कहूँ गाना कहाँ है, मैंने पर्चा पलटा तो पीछे उन्होंने मुझे गाना लिख के भेजा। तो अब गाना तो आ गया, अब क्या करूँ। तो मेरा एक दोस्त था नुमान लशारी, मैं उसके पास गई, वो 2-4 गाने कंपोज कर चुका था, वो अमेरिका भी गया था हमारे साथ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये गाना, तो उसने कहा भाई गाना लाओ फिर कंपोज होगा। मैं लेके पहुंच गई, उसने मुझे कंपोज करके एक लाइन उसने कंपोज की। मैंने कहा यार ये तो ये मैजिक है कि यूं गाना उसने देखा और यूं गाना कंपोज कर दिए 2 लाइनें। मैंने कहा यार अब ये पूरा कर दो। उसने कहा नहीं अब आगे खुद करो। बस उसी किसी उसमें अब मेरी रियाजत क्या चल रही है कि आप कंपोजर्स को, सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को सुनते हुए आ रहे हैं ना बचपन से, तो उसी में कहीं 2 लाइनें मैंने भी बनाई। तो उसने कहा कॉम्पोजिशन बन गई, तुम 2 कंपोजर हो। अब मैं इस बात पे खुश हूँ, वो पर्चा लेके घूम रही हूँ मैं घर पूरे में कि गाना बन गया है। उसके बाद स्टूडियोज ढूंढना, गाने बनना, ये यहाँ से शुरू हुआ सारा सिलसिला कि मैं गाने बना रही हूँ, फिर कोई लिख रहा है, फिर एल्बम पे काम शुरू कर दिया। फिर वो एक बहुत ही बुरा हमारा पिछले 25-30 साल जो म्यूजिक इंडस्ट्री के थे वो तबाहकुन साल थे। उस पर कभी फुर्सत में हम इसकी अलग एक पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल, कि वो म्यूजिशियंस ने भी क्या हाल किया और कंपनीज ने भी क्या हाल किया, म्यूजिक कंपनीज ने। और बिल्कुल ही आपने 2-4 साल बाद ये सारे ब्रांड्स को डाल डूल के आपने आर्टिस्ट को मतलब तबाह करके ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, जड़ से, जैसे कहते हैं ना उखाड़ देना, उखाड़ दिया। उस वक्त जब मैंने देखा कि यार अब ये एल्बम्स भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों की एल्बम्स थी वो रिलीज़ नहीं हुई या कोई ना कोई मसले रहे, क्योंकि वो चीज़ें आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बाकायदा प्लान करके ख़त्म किया। अब जो पुराने लोग रह गए थे वो तो सुनेंगे ना अपने घरों में, महफिलों में, जो पुराने सिंगर्स हैं, वो मशहूर सिंगर्स हैं, उनसे फ़ायदा हो रहा है, औरों को भी तो चल रहा है। जो नई चीज़ें हो रही थी वो रुक गई, और जो मशहूर लोग थे वो आज भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना काम जिंदगी चला रहे हैं, जो एक सिस्टम होता है। तो हम जैसे जो लोग थे वो फंस गए। अब क्या करें, हम तो अपना ओरिजिनल, अब तो गाने लिखवा रहे हैं, हमें तो कॉम्पोजिशन के मजे आना शुरू हो गए, गाने लिखे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा। तो फिर अब भाई जो मेरा गाना लिख रहे थे वो दूर बैठे हुए थे। अब कंपोजर और सिंगर की होती है जोड़ी, लिरिसिस्ट की और कंपोजर की। अब वो वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, उनका एक अलग, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं तो उनका प्रोसेस अलग है। तो मैंने कहा चलो किसी लिरिसिस्ट से गाना लिखवाते हैं। तो लिरिसिस्ट ने इतने पैसे मांग लिए उस वक्त को, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये टाइप। मैंने कहा यार ये तो बहुत पैसे हैं, ये कहाँ से लाऊं मैं। और जब आप सारा कुछ छोड़ के, कमर्शियल काम छोड़ के जब आप बैठते हैं, बिल्कुल, तो पैसे तो वैसे ही नहीं होते आपके पास। तो मैंने कहा अब क्या करें। तो फिर मैंने उठाई जॉन की किताब, जॉन एलिया की। बिल्कुल। तो इससे पहले मैं फैज़ साहब को कंपोज कर चुकी थी, जिसमें मुझे टीना जी का बहुत, मेरी ज़िंदगी में टीना जी का बहुत ज़्यादा हाथ है, टीना सानी का, कि पिछले 10-12 साल से वो मुझे किस तरह झेल रही हैं ये वही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो हम रोते धोते पहुंच जाते थे उनके पास, और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ना ये फैज़ की किताब ले जाओ। तो मैंने कहा क्यों, कहती ये कंपोज करके लाओ फिर बताऊंगी। मैं ले गई, मैंने जल्दी मैंने कहा मुझे वक्त दें,
हफ्ते 10 दिन में मैंने 2 गज़लें कंपोज की। शायरी से शगफ तो था ही, और मैं गई, मैंने कहा टीना जी गाने बन गए। उन्होंने कहा सुनाओ भाई, क्या पार्टनर क्या बना? मैंने सुना, उनके तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा अब कहती हैं अब और गाने बनाओ। तो कोई नासिर काज़मी को कंपोज कर लिया इसको। तो ये गज़ल को एक डिफरेंट अंदाज में एक्सप्रेशन में मुझे कंपोजिशन मैंने थोड़ी सी बदल दी थी। मतलब ये क्राफ्ट मुझे मेरा बढ़ना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा यार इनको तो सबने कंपोज कर लिया है ना, फैज़ को भी कंपोज कर चुके हैं, मतलब मुझे और भी चीज़ें करनी चाहिए। जब मैंने जॉन को पढ़ा ना, तो उसका रिदम बड़ा अलग था उस पोइट्री का। वो उस तरह से रिदम में नहीं है जैसे म्यूजिक का रिदम होता है। अब किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। अब इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी है। एक्सप्रेशन देखें कि इतने प्यार से आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये मुझे मज़ेदार बात लगी। तो मैंने पहली ये गज़ल मैंने कंपोज की। जब मैंने गज़ल कंपोज की और मैंने इसको बनाया इस गज़ल को, तो मुझे सब इंडस्ट्री के जितने लोग थे उन्होंने कहा तुम अच्छा भला अपना करियर छोड़ के जो चलना शुरू हो गया है, तुम अच्छा भला परफॉर्म कर रही हो, अच्छी दिख रही हो, सब सही चल रहा है, तुम बाहर जा रही हो, शोज कर रही हो, तुम ये किस चक्कर में पड़ गई हो? ये क्या गज़लें कंपोज हो रही हैं, ये नहीं चलेगी। मैंने कहा मुझे तो आ रहा है मज़ा, मैं तो यही करूँगी। मैं अब जॉन एलिया पे, मतलब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा जॉन एलिया पे एल्बम करूँगी मैं। हालांकि मैंने एक गज़ल कंपोज की थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे मज़े आना शुरू हो गए। मैंने फिर स्टूडियोज़ में इधर उधर जाके, अब उनको क्या लगे जॉन क्या है, मैं किस तरह से उसे देख रही हूँ एक शायर को, उसकी थॉट को क्योंकि मैं भी समझ ही रही थी। उसके बाद फिर मैंने जब वो गाना रिलीज़ किया तो किसी ने नहीं सुना वो गाना। मतलब मुझे लोगों ने बड़ा, क्योंकि वो एक बहुत नई चीज़ थी। आज से 10-12 साल पीछे जाए ना आप, तो वो एक नई चीज़ थी, क्योंकि उसी तरह बाजे पे ही गज़ल तस्वर की जाती थी। और उन्होंने कहा ये तो ज्यादती कर दी इसने। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों को मज़ा भी आया जो सुन रहे थे, फेसबुक पे इधर उधर चल रहा था सिलसिला। मैं उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे बस एक यकीन सा था अपने ऊपर कि एक ड्रामा बन रहा था। उन्होंने कहा कि यार आप क्या करेंगी? मैंने कहा जॉन की 2 गज़लें करेंगे। तो मैंने उसमें एक किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना और बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या ज़माने भर से वादा कर। ये मैंने 2013 या 14 होगा मैक्सिमम, इसमें मैंने ये 2 गज़लें कंपोज की और वो ड्रामे में चली और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया उसका। उसके बाद मैं दुबई चली गई 2016 में। 16 में मैं दुबई चली गई। वहाँ जाकर फिर एक और अपनी स्ट्रगल शुरू हो गई कि वहाँ आप स्टूडियो कैसे अफोर्ड करें, वो महंगी जगह हम रहें, क्या करें क्या ना करें। वो फैज़ साहब का शेर है कि सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम। मतलब जाना हमें ही पड़ेगा, लेकिन कैसे। तो इससे सारे कश्मकश से मैं गुजर रही थी। तो उसमें फिर हमने अपना स्टूडियो का एक छोटा सा सेटअप लगाया और मुझे वहाँ पे ख़ास एक उदासी भी कह लें, एक वहशत भी कह लें, एक कंफर्ट जोन भी कह लें, एक अकेलापन अपने साथ एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन मैंने जब गुजारा। और मैंने जब जॉन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे आया मज़ा। मैंने कहा यार ये जॉन भी प्रोसेस से गुजर रहा है, ये भी जान ही रहा है चीज़ों को जिस तरह मैं जान रही हूँ। तो फिर मैंने उसको ना, मतलब 10 जो गज़लें थी, हालांकि मैंने 12 गज़लें बनाई थी, फिर 2 हमने उसमें से निकाली जो अभी रिलीज नहीं है, वो मैं करूँगी कभी। तो 10 में मैं रुकी, मुझे लगा कि यार यहाँ जॉन का सफ़र ख़त्म हो रहा है। उसको मैंने एक स्टोरी की तरह डिज़ाइन किया। तो मुझे जॉन को पढ़ना पड़ा, जिसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई। जैसे मुझे उनकी नज़म नसर मुझे उस तरह से समझ नहीं आई, लेकिन जो उनकी आखिर की 2 किताबें हैं वो बहुत बड़ी और बहुत दिलचस्प किताबें हैं, जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना उसे पढ़ रहा है, ना उसको खोल रहा है। आप कर क्या रहे हैं? जॉन एलिया के पास 1 कुर्ता था, 10 पजामे थे। ये क्या बात हुई? इतने बड़े शायर को आप इस तरह से डिस्कस करेंगे? चलें कहीं कर दें। और अब तो बड़े बड़े उनके नाम दूसरे शोरा के कोई एक आध शेर उनके नाम से लगा दिए जाते हैं। अब आप ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने जॉन के साथ वक्त गुजारा, जो खुद बड़े शायर थे, जो खुद नज़में कह रहे थे, जो खुद कहानी लिख रहे थे या नक़ात थे, हाँ नक़ात, वो उनसे जब भी आप बात करें जॉन के बारे में, जॉन भाई आशिक मिजाज थे, जॉन भाई इतना सिखाते थे,
जॉन भाई क्योंकि महफिली आदमी थे, थिएटर के आदमी थे, कहानी में रहते थे, खुद ही थिएटर थे, क्रिएट करते थे चीज़ें, मतलब हर वक्त वो महफिल जमा के रखते थे। ये एक बड़ी बात है कि हर वक्त उनके पास कोई है, वो कहीं किसी के पास है। जैसे मेरा मियाँ मुझे कहता है कि अगर जॉन भाई जिंदा होते तो या तुम उनके घर होती या वो हमारे घर होते, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होती। तो इस तबीयत की वो आदमी थे, मतलब कितनी डाइवर्सिटी एक इंसान के अंदर। तो मैं क्या कह रही थी? आप यही कह रही थी कि जो मैं पूछना चाह रही थी कि जॉन शनासी रही नहीं है, और उस वक्त में अगर आप कोई ऐसी कॉम्पोजिशन करती हैं जो उस तर्ज में है भी नहीं। जब तक मैंने जॉन को कंपोज किया ना, मैं बात काट रही हूँ माजरत, मैंने जब तक मैं वो करते करते वो 2012 से लेके 16 फिर 17 फिर 21 तक पहुंची मैं, ये भी तो देखें। तो यानी कि असल जो मैंने काम करना शुरू किया वो मैंने 17 में शुरू किया, यानी कि 16 लगा लें तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 7 साल मैंने एल्बम पे ही काम किया। फिर छोटे मोटे काम हम और भी जान रहे थे, स्टूडियो का काम और कुछ घर का सिस्टम चले, किस तरह गुजारा बनाए, और उसमें भी कॉम्पोजिशंस बनाना ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए, ये सारी चीज़ें बीच में आती रही। ऐसी गज़ल जो आपने न की हो और इरादा हो करने का, अभी मैंने उसके बारे में शायद सोचा नहीं है, इस वक्त मुझे याद नहीं है कि मैंने, क्योंकि मैंने उनकी बहुत छोटी बहर की गज़लें चुनी थी। क्या एक वजह ये भी थी कि चूंकि वो सहले मुमतना के आदमी थे, चूंकि आपको एक सहूलत शायद कम्युनिकेशन की कि उनके यहाँ मुकालमे की फ़ज़ा में मिसरा आ जाता है। हाँ, नहीं उसी को तो मैंने एक नई फॉर्म दी ना। हाँ, वो फायदा हुआ मुझे उससे। वो कंपोजिशन उस शेरी रॉ को पकड़ा, उसी को डाल दिया। अब देखें कि गज़ल क्या है कि वो यकीन है ना गुमा है, वो यकीन है ना गुमा है, जाने जाना ने जहाँ है तना ना हुआ हूँ। कैसे कंपोज करें इसे? हाँ, इसके बारे में बात कीजिए ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। हाँ, तो मैंने फिर जब इसको खोलते हैं ना आप, हाँ, तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आता। शायरी को मैं जिस तरह से देखती हूँ, या और भी इसी तरह ही देखते होंगे शायद, बेसिक जो तरीका कि शायर की थॉट को मुझे जानना था, जिसकी वजह से मैंने वो जिंदगी में क्या करता था, वो किससे लड़ता था, उनका अपने बच्चों के साथ क्या ताल्लुक था, नहीं था, उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, उनकी कितनी शादियां थी। मुझे ना ये बातें बुरी लगती हैं, ना मुझे इसमें दिलचस्पी है। आपने रिश्ता बनाया उनकी शायरी से कि ये बंदे का क्राफ्ट कैसे डेवलप हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो उसके बच्चे ये ना होते तो ये भी ना होता। हाँ, उसको आप इस तरह कहते ना कि ये सारी चीज़ें बुरी थी, अगर ये सारी चीज़ें बुरी थी तो ये सारी चीज़ें अच्छी कैसे हो गई। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जॉन एलिया को, जो हमारे जितने भी बड़े शायर हैं ना, उन्होंने उनकी शायरी पे बात नहीं की, उनके क्राफ्ट पे बात नहीं की। आप बात कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, वो अपने बच्चों के साथ कैसे थे, बीवी से क्या सलूक था, कितनी महबूबाएं थी, ये सारी चीज़ें बहुत आम है। ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग जानते हैं। तो इससे फ़र्क ये पड़ा कि आगे की जो पौध, ये जो आगे की नस्ल है, वो इसी इम्प्रेशन के साथ चलते गए, और उनके जो शुरुआती काम था उसी को वो हवा बना के, और आशिकी में, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने महबूब मान लिया जॉन एलिया को, कि उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं, उनकी कब्र पे जा रहे हैं। एक शायर को मरने के बाद भी ये सारा कुछ लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन शायरी तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है उस चीज़ से। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि ये जो उसकी ज़िंदगी इस तरफ थी पर्सनल, और ये ज़िंदगी जहाँ पे वो इस शिद्दत में काम कर रहा था, या वो नहीं संभाल पाया अपने आप को, या नहीं समेट पाया, तो वो भी तो इसी से कनेक्टेड है ना, कि ये जो आपने उसको इतना मतलब विलन बना दिया एक तरह से एक इंसान को, और एक तरफ उसकी शायरी की वाह भी कर रहे हैं, तो 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया आपने उस इंसान को। तो उससे मुझे लगता है कि वो जितने बड़े वो शायर थे, उसमें कमी है। या तो उनके मतलब बिल्कुल दीवानों वाले फैंस हैं, जिसमें मतलब वो फैंस भी हैं जो शायरी को समझते हैं, बाकायदा बड़े शायरों को पढ़ते हैं, और कुछ उनके वो फैंस भी हैं जो मतलब बिल्कुल ही आपको जॉन एलिया का मजाक उड़ाएंगे या उनको तंज करेंगे उनके ऊपर। ये है, तो मुझे लगता है ऐसा भी शायर होता है,
उससे भी मुझे एतराज़ नहीं। मुझे सिर्फ एतराज़ ये है कि जितने भी बड़े शायर हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, जो उनके दोस्त रहे हैं, जो अच्छे शायर थे, उन्होंने जॉन एलिया की शायरी को क्यों नहीं खोला, उनकी नज़म पे क्यों बात नहीं की, उनकी नसर पे क्यों बात नहीं की। मुझे ये एक छोटा सा उनसे है, वो मैं उनको भी कह देती हूँ जब भी कहीं कोई मुझे मिल जाता है। और अभी तो आपकी पॉडकास्ट है, तो अभी तो मौका मिला है, तो हम कहेंगे। बिल्कुल, आपकी अपनी महफिल है। आपने बहुत दिलचस्प बात की कि ये जो शोरा का रवैया था, सफ़ाकी ही है एक तरह की, कि जिसने एक डायकोटमी में डाल दिया हर उस शख्स को जो जॉन की शायरी से अपना रिश्ता बनाना चाह रहा था। सो या तो हम बिल्कुल एक वालिहाना वारफ्तगी देखते हैं उनके लिए पढ़ने और सुनने वालों में, या फिर एक कंफ्यूज्ड, अगर मैं समझूं जो आप कहना चाह रही हैं। मुझे एक और बात भी लगती है कि बात काट रही हूँ कि या तो उनकी शायरी का जो अंदाज था ना, जैसे कहा जाता है कि नगमगी नहीं थी, बाकी शायरों में थी। वो म्यूजिक को सुनते थे, फैज़ साहब म्यूजिक सुनते थे, फैज़ साहब ठुमरी सुनते थे, फैज़ साहब गज़ल सुनते थे, फैज़ साहब बेगम अख्तर, मतलब सारे शायर म्यूजिक को सुनते थे। जॉन एलिया का ज्यादा झुकाव मुझे ऐसा लगता कि थिएटर की तरफ, थिएट्रिकल, मतलब उनकी वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो उनकी जो गज़ल है या उनकी जो नज़म है वो बहुत मुख्तलिफ है, उसका अंदाज़े बयां जो है वो बहुत अलग है। तो या तो हो सकता है कि जो फॉलोअर्स चले आ रहे होते हैं ना, फैज़ को, गालिब को, इनको सुनते हुए जो लोग आ रहे हैं, वो शायद एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो। मज़ा तो उनको आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम आर्ट फिल्म देखते हैं तो मज़ा आपको नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं ये आर्ट फिल्म है तो आप कहते हैं यार वाह वाह क्या बात है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो बोलें कि मज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा जॉन के यहाँ एक जो मामला रहा, क्योंकि गुफ्तगू ऐसी हो रही है तो मैं कोट कर रही हूँ कि क्योंकि मुझे बचपन में इत्तेफाक रहा उनको सामने से सुनने का, देखने का, उनके चलने फिरने, और हम उनको देख के डर जाती थी। हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्रों में थी और हमें लगता था कि कहीं, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स थे। व्हेन इट केम टू एक्सप्रेसिंग हिज लव, अगर वो किसी दोस्त से या किसी शागिर्द से 6 महीने बाद मिल रहे हैं तो वो पूरे शहर को पता चलेगा कि ये मुलाकात 6 महीने बाद हो रही है। खूबसूरत बात है वैसे, बड़ी रोमांटिक और बात। मैं ये बात आपने जिसको मैं पकड़ना चाह रही थी कि जिस किस्म की डायकोटमी का तस्करा आपने किया, कि इस रवैये ने जो कि बुनियादी तौर पे अदबी हलकों से आया, आम शख्स इस वक्त वो बच्चा जो उर्दू ज़बान से भी वाकिफ़ नहीं है, वो जॉन की नाम से या उसके अशार से या उन अशार से जो एक्चुअली उसने लिखे भी नहीं हैं, बहरहाल जुड़ गया है। ये कुदरत ने जॉन को शायद वो मकाम अता किया, और शायद उसकी वजह यही थी कि जो मकाम ज़माने के अंदर मौजूद उसके अतराफ़ के लोगों को देना चाहिए था, जब उन्होंने उससे आनाकानी की तो कुदरत ने फ़ैसला अपने हाथ में लिया और एक जो भी है उनका एप्रिसिएशन आज तक मुख्तलिफ जनरेशन्स में। वो डायकोटमी जिसका बारे में आपने भी बात की है कि अगर एक कबीले, एक बात है कि जी मुझे नहीं मालूम मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, और पड़ोसी आपके बारे में कोई बात कहे अगर, तो वो एक उसकी तासुर होता है। लेकिन अगर आपका अपना कबीला, मैं अदबी कबीले की बात कर रही हूँ, वो ही वो बयान अगर वो नहीं होते जो हकीकत से या आपके फ़नी कद के एतबार से हैं, तो दुनिया फिर लगती है उसके रास्ते पर चलती है। उससे देखिए नुकसान मुझे लगता है जो होता है वो ये होता है कि यही सारी चीज़ें बाकी शायर भी कर रहे थे, जो उनकी ज़िंदगी में हो रही थी। कहना चाह रही हूँ कि जैसे जॉन के यहाँ फ़लसफ़ा और लिसानियात का जो मामला है, वो जिन ज़बानों के माहिर थे, लैंग्वेज को उन्होंने अपनी आखिरी 2 किताबों में बहुत बदला। करना चाहूँगी कि अभी मैं जिस महफिल में थी, उनके करीबी तरीन लोगों में, जिसमें एक अनीक अहमद साहब हैं या शकील आदिलज़ादा साहिब हैं, उन्होंने, अनीक साहब ने उस महफिल में भी हालिया में जहाँ थी, अब बात वही हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बहस करते थे कुरान के बारे में जॉन से, और वो हमसे कहते थे हमारी बहस में कि मियाँ तुमने तर्जुमे से पढ़ा है, हम अरबी पढ़ के बता रहे हैं। सो आपकी जो ये बात थी जिससे मैं बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जॉन के ख़त के कातिल जो हैं वो उसके अपने
अतराफ के लोग थे, यानी शायद दोस्त अहबाब भी नहीं, मैं तो नहीं समझती कि सिर्फ दोस्तों ने ऐसा किया, तो उस ज़माने के जो शोरा थे उनसे शायद वो उस मामले में ही थे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और अदब के साथ ये बहुत जहरीली फ़ज़ा रही है, और हमारे आपके शोबे में भी है कि या नगमगी नहीं है ये कह देना, जबकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनके यहाँ एक थिएट्रिकल अंदाज था कलाम को पेश करने का। इस बात से मैं जिस तरफ जाना चाह रही हूँ कि आपने ये भी कहा कि मैं उनके काम से रिश्ता बनाने लगी, उनके क्राफ्ट से रिश्ता बनाने लगी, और उनको उस तरह देखने लगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप शायद यही कहना चाह रही हैं कि आपने वो चीज़ कर ली जो एक पूरा अदबी कबीला ना कर सका। इतना बड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी मैं ये क्रेडिट भी नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि शायद ये वो प्रोसेस है जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाकई मैं आपकी कसरा नफ्सी समझ रही हूँ, क्योंकि वाकई को करने के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं कि एक फनकार को उसके फन की हैसियत में देखा जाए, उसके इंसान की हैसियत से, उसकी ज़ाती ज़िंदगी से। सो ये मैं कह रही हूँ, और आपने भी कहा ये कि आप ये कर पाई, और आपके लिए उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो दोस्ती उस कलाम से करना आसान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा जिन्नाती शख्स नहीं बैठा था। मैंने आसान तो कर दिया, मैंने जॉनी लिया का गाना सुनते हैं लोग तो कहते हैं ये बड़ा आसान लग रहा है। मैं ये बात करना चाह रही हूँ आसान क्यों लग रहा है कि आपकी जो फजा है कॉम्पोजिशंस की, वो उनकी शेरी फजा वो भी है, एक गुफ्तगू का अंदाज है, मतलब जैसे टॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, बात करें, अब उसमें एक रिदम भी है वो खास तरह से, लेकिन उसके लिए शेर का समझना जरूरी है। बिल्कुल। अब लोगों को मजा तो आया, उन्होंने कहा यार ये तो गजल बदल गई, और ये तो जिस तरह जगजीत सिंह ने जब गजल की मेहदी हसन खान साहब के बाद तो बदल दी ना, बिल्कुल ही उन्होंने गजल को बदल दिया, बहुत सीधा कर दिया, हालांकि वो तैयार सिंगर थे, लेकिन उनको लगा कि ऐसे करना चाहिए। फिर सजाद अली ने गानों को बदला, और फिर लोग बदलते रहे। हाँ, एक एवोल्यूशन है कि उन्होंने कहा कि हमें ये आता तो है, लेकिन हम इसको ऐसे गाएंगे। इस तरह से भी देखा जा सकता है। अब भी जो लोग हैं उनको, अगर ये जो बड़े दिग्गज लोग थे, अगर इन कुछ शायर होते हैं जिनके शेरों को खोलना पड़ता है, क्योंकि पिछले जो शायर चले आ रहे हैं उनकी सोच अलग है हर जगह, क्योंकि लोग अलग हैं, लेकिन उनका जो तरीकाकार है शेर को कहने का वो एक तरह से हल्के हल्के फर्क के साथ एक ही है। जॉन एलिया ने तो बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो गए ना, वो तो बिल्कुल ही, मतलब वही मैं आपको कह रही थी कि ये जो शायर हजरात होते हैं, जिस तरह से इनकी जिंदगी होती है, ये सबकी एक सी ही होती है। महबूबाएं, पसंद करना, इश्क करना, दिल पे चल पड़ना, रोना शुरू कर देना, किसी पे गुस्सा कर देना, कप उठा के फेंक, ये सब कुछ बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये इतनी चीजें कैसे तखय्युल में जाके कैसे क्रिएट करेंगे आप? मुश्किल काम है बकायदा। तो अगर वो ये कर रहे हैं, दूसरे जो बाकी जो शोरा थे वो भी यही कर रहे थे, लेकिन वो कहीं कहीं संभल गए थे, वो कहीं कहीं उसको बैलेंस कर पाते थे उन चीज़ों को, और इतनी चीज़ें फ्रंट पे नहीं आती थी उनकी बाकी शोरा की। या उनके एक और चेहरा था, मैं नहीं कहूँगी चेहरा था, शायर मुझे लगता है बहुत ही बड़ा है इन सारी चीज़ों से, मतलब मुझे उनकी शायरों की कोई चीज़, कोई भी उनका अंदाज होना, मुझे वो बुरा नहीं लगता उस तरह से, क्योंकि वो उनका शेर इतना भारी होता है आपके ऊपर कि आप कहते हैं कि चलो ये कह रहा है, जब ये इतनी बड़ी बात कर सकता है तो फिर ये बात भी कर सकता है। मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ कि इंसान की नज़र से आप उसको देखें। इस पे थोड़ी बहस हो सकती है शुमाला, कर लें आप करना चाहती हैं तो। क्योंकि देखिए इंसानों से, देखिए आप इंसानों से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं आपकी सूफी मलंगी की तायद करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक, चूंकि अब हम इस गुफ्तगू के इस नहज पे हैं, तो ये बात सच है कि काम सब कुछ, कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में, अपने अफ़ाल में कैसा भी हो, और वो ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि हमें नहीं, जो फ़नकार अपनी ज़ात में तजर्बात कर रहा होता है उसके साथ तो ऊपर नीचे अज़ाब आते हैं, और फिर उसी से उसका अदब या फ़न तख्लीक होता है। आर्ट जो है, मगर ये कहना कि वो कोई बेज़ाब्तगी की बात सिर्फ इसलिए कह सकता है या कर सकता है क्योंकि उसने एक अच्छा शेर कहा, ये ज़रा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई मुशायरा सुनने जाऊँ, जॉन एलिया का अगर मैं मुशायरा सुनने जाऊँ, तो पहले तो मेरे अंदर पेशेंस बहुत होने चाहिए उनको बाद में मिलने के, ठीक है। तो मैं जब तक वो मुशायरा पढ़ रहे हैं ना, तब तक मुझे वहाँ होना चाहिए,
उसके बाद मुझे उल्टे पाँव वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो चीजें होंगी वो उस मुशायरे से बहुत अलग होंगी, क्योंकि आप उसकी शायरी पे उसको कहीं तो जज करते हैं, क्या बात है, क्या बात है इस आदमी की, ये कहते हैं ना आप। उसके बाद वो कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा किसी को डांट देना या किसी को कुछ कह देना, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको बुरी लगती है वो चीज़। हालांकि आम जिंदगी में गली मोहल्ले में हो रही होती हैं चीज़ें, हमें उस तरह बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम कहीं तो मेंबर पे बिठाते हैं ना उसको। बिल्कुल। तो मैं उससे अब बाहर आ गई हूँ कि मैं किसी का मुजस्मा बनाती ही नहीं हूँ अब, क्योंकि आप बुत तो बनाते हैं, उसके बाद फिर जब वो ऐसी कोई हरकत होती है तो आपका बुत टूटता है वहां पे। तो मुझे लगता है बस वहीं तक रहें। अच्छा, किताब में है तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोपिंग मैकेनिज्म है। अगेन एक chaotic रियलिटी के जार्गन में, दैट्स हाउ यू अप्रोच। क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि इंसान अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, इसके बीच में ही होता है कहीं। और आर्ट जो है, यानी कि कोई भी आर्ट, शायरी का आर्ट, मेरे लिखने का, मेरी कॉम्पोजिशन का, मेरे गाने का, ये हो नहीं सकता कि आपको सलीका ना दे। मतलब मैं जॉन एलिया की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं जॉन एलिया की तरह नहीं पड़ी रहना चाहती। जो हमने उनको देखी है उनकी जिंदगी सबने, और जितना हमने उनको, उनकी पर्सनल लाइफ को भी सब इतना बात करें तो आपको पता ही चल जाता है। मैं वो जिंदगी नहीं चाहती। ये मैंने उन्हीं की जिंदगी से जाना कि मैं इस तरह बगैर नहाए 10 दिन नहीं गुजारूंगी, मैं रोज सुबह नहाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं ये सलीका भी तो उसके शेर ने दिया ना। तो अब शेर देखे ना क्या है उसका, ये भी तो एक चीज है। तो जो उन्हें तो तबीयत हुई थी और इसीलिए उन्होंने कहा खून थूकता हूं मैं। खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए, कह रहे हो। लेकिन अभी कितने मामलात ऐसे हैं जहां ये इस्तिलाह तो इस्तेमाल होती है शूरा में, लेकिन वो रूहानी वारदात नहीं है। जिससे जॉन गुजरे उस प्रोसेस के बारे में उन्होंने अपनी वारदात कह दी, मगर उनकी जो डिक्शन है, उनकी जो वोकैबुलरी है, वो आज का शायर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जानते हैं वो उस अज़ियत से मुंह चुराता बिल्कुल सही कह रही हैं, बैठ रहा है। वहां से नहीं गुजरे। आपके यहाँ पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या था, आपकी रूहानी वारदात और जॉन की रूहानी वारदात में? क्योंकि जो कॉम्पोजिशंस आप कर पाई उसमें वो एक खास कोई तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होगा। व्हाट वाज दैट, इफ देयर वाज एनी? जैसे उनकी गज़ल है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मतलब ये बात को कह पाना कि जिंदगी नहीं गुजारी जा रही है आपसे, बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद भी वो ये कह पा रहा है कि वो हमने गुजारी है। तो यहाँ पर पहुंच खड़ा हो गया वो इंसान आके। और बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है यानी मिलाप है, पर फिराक तारी है, यानी कि तू सामने है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक फिराक सा महसूस हो रहा है कि तू नहीं है, या अब हम कब मिलेंगे दोबारा, यही है ना फिराक। तो उस वसल में भी वो फिराक काट रहे हैं, ये बात कर रहा है वो। तो कहीं ये जिंदगी में भी हो रहा होगा, या अगर नहीं भी हो रहा होगा तो वो जावेद अख्तर साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और आप बहुत गम में हैं, लेकिन जब आप शेर लिख रहे हैं तो आप कह रहे हैं, एक तरफ आपका दिमाग ये कह रहा है कि यार ये जरा मीटर से बाहर हो रहा है, ये जुमला ज्यादा अच्छा है, ये लफ्ज ज्यादा अच्छा है, मैं इसको इस तरह, ये भी आर्टिस्ट का दिमाग भी तो यहाँ भी तो चल रहा है ना। तो हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भी है वो बिल्कुल ही खालिस है? इतना खालिस अगर इंसान हो तो फिर सब कुछ खालिस हो, या अगर सच ही हो तो फिर झूठ ना हो, या सिर्फ झूठ ही हो तो फिर सच ना हो। जेवर भी खोट मिलाए बगैर तो बनता नहीं ठहरता। तो वो सारी चीजें हैं। अब आप उसका कितना कितना कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना आपको लगता है कि वो ठीक है नहीं है, ये इंसान ही जानता है जो वो जिंदगी गुजार रहा होता है। तो ये मार्जिन तो इंसान को देना ही चाहिए ना, चाहे वो शायर हो या कोई भी इंसान। तो आपने कहा कि उस मुकालमाती फजा जो है मिसरे की, वो एक आपको कैप्चर करनी थी। मुझे उसमें दिक्कत हुई। हाँ, जरा उस बारे में बात कीजिए ना। अब जब आप पढ़ते हैं ना कि वो यकीन है ना गुमा है, जाने जाना ने जहाँ है तना ना हुआ हो, तो तब घबरा जाते हैं आपके, यार ये पहले तो आप इसको समझें कि क्या बात हो रही है ना। वो आपकी यकीन में है ना गुमान में है। तो अब पहला मिसरा ऐसा है कि फतवे जारी हो जाए इस पे, ठीक है, लेकिन दूसरे मिसरे में वो यहाँ तक पहुंचे कि जाने जाना ने जहाँ है, वो जहान की जान है, जाने जाना ने जहाँ है,
तना ना हो या हो, और उसकी मस्ती में हम है, जो बेसिक मुझे समझ में आता है। तो जब मुझे ये समझ में आया तो एक विजुअल बना, एक पूरी विजुअल बन गया। हाँ। तो विजुअल बना तो मैंने इसको, गिटार कहाँ है, जल्दी से दीजिए। तो मैंने इसको इस तरह देखा, और ये मैंने 4/7 जो काउंट्स होते हैं, जैसे 4/4 होता है, बेसिक जो हमारा काउंट होता है 4/4, तो ये 4/4 का गाना ही नहीं था ये। वो यकीन है ना गुमा है, वो यकीन है ना गुमा है, जाने जाना ने जहां है, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ, जाने जाना ने जहां है, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ। अब अगला शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, मैंने हर से बात गा रही हूँ उसे। मैंने मानी में न पाए कोई मानी, यानी यानी यानी, मैंने मानी में न पाए कोई मानी, यानी यानी यानी, लफ्ज ही माले जुबां है, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ, तनना हुआ हूँ। अभी तनना हुआ हूँ क्या है, ये नारा है, जो रूमी का नारा है ना कि तननाहा याहू, तो जॉन भाई कह रहे हैं तनना हुआ हूँ। अब इसका एक खास रिदम है, तनना हुआ हूँ, ता तंग तक तार ता, मतलब एक आपको इसके अंदर एक पश्तो का भी अंग नजर आता है, आपको एक नारा कहने का भी एक अंग नजर आता है। तो ये चीजें अगर आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस की हैं, आप इतने अपने कल्चर से कनेक्टेड रहे हैं, तो ही तो आपको समझ आएगी। अरे वाह, आपने उसे जमीन से कैसे पाया? आप देखे ना कि वो क्या बात जो मुझे समझ में, जितनी मेरी ना किसी समझ में जो बात मुझे समझ आई, तो इस तरह से बनते बनते बनते, जिसमें आप मकां और लामकां की बात कर रहे हैं, हाँ। जिसमें आपने मानी की बात कर रहे हैं कि मैंने मानी में ना पाए कोई मानी, यानी कि जो मतलब होता है उसमें मैंने कोई उसका कोई मतलब है ही नहीं, लफ्ज ही माले ज़बां है, लफ्ज ही है सब, क्योंकि अब लफ्ज तो हो गया ना सब कुछ। हालांकि मुझे ये लगता है कि महसूस करना ज्यादा लफ्ज ने हमें कैद किया कहीं ना कहीं। लैंग्वेज तो तब अभी आई ना, इससे पहले तो लोग महसूस ही करते थे और समझ जाते थे कि क्या है, और कुछ नहीं भी समझते होंगे। तो वो उन्होंने ये बात की, यहाँ तक वो पहुंचे। फिर उसके बाद अगला अभी मिसरा मुझे उस तरह याद नहीं है, वो था मुझे इस वक्त याद बिल्कुल जहन से चला गया। वो टाइम एंड स्पेस के बारे में वो बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने उनके मेरे ख्याल से 6 शेर थे और काफ़ी लंबी गज़लें थी, तो मैंने 2-2 शेर, किसी के 4-4 शेर, इस तरह उसको छोटा भी किया। यहाँ भी दिमाग मेरा चला कि यार गज़ल तो मैं कर रही हूँ, अब मुझे तो सारे शेर पसंद है, तो अब क्या मैं सारे ही शेर कर दूँ तो गज़ल तो 17 मिनट की हो जाएगी। तो गज़ल थोड़ी छोटी भी होनी चाहिए। गज़ल में जो क्या आप ये एक्सपेरिमेंट कभी करना चाहेंगी कि हाँ भाई है 17 मिनट की? नहीं, अभी मैंने जो मेरी एल्बम है तर, उसमें गालिब की एक गज़ल है जो मैंने उस पर एंड किया है, उस पूरी जर्नी को, जो मेरी एल्बम की जर्नी जैसे होती है, उसमें वो गज़ल 6.5 मिनट की गज़ल है। इस वक्त तो 1.5 मिनट का गाना, 1 मिनट का गाना सुनना अजाब पड़ता है लोगों को, कैसे, और वो उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन मैंने वो बनाई, उसकी मैंने वीडियो भी उतनी बड़ी बनाई, उसको भी कहीं से नहीं काटा। तो जिसने सुनना है वो सुन लेगा, जिसने नहीं सुनना वो फिर ना सुने। तो ऐसा कुछ 17 मिनट का होना चाहिए।
17 सोचिएगा हाँ, मतलब इस पे कि सोचा जा निभाया सकता जाए, है। क्योंकि अगर जॉन की बात हो रही है अगर, तो आप जहाँ तक यहाँ तक आई हैं, तो हमें आप ही से उम्मीद है कि आप उनके पूरे कलाम को गाने में देखिए मुझे एक तरद्दुद और भी महसूस नहीं चीज़ करेंगे। मुझे समझ आई, और वो मुझे ये समझ आई कि मुझे जब मैं ये एल्बम कर रही थी तो मुझे लगा कि ये एल्बम मेरी हाँ जरा उम्र रसीदा लोग हाँ, ये ही जरा सुनेंगे। ऐसा हाँ जबकि ठीक है, मॉडर्न भी कर दी मैंने, हाँ। जो कि मेरा गिटार इंस्ट्रूमेंट जब आ रहा है और हम्म। बाकी इंस्ट्रूमेंट जब आ रहे हैं तो वो मॉडर्न तो होगी। हम्म, फिर मेरा जो हस्बैंड है वो वेस्टर्न की तरफ से आ रहा है, ईस्टर्न का उसका इतना चलन है ही नहीं, तो वो तो सारी चीजें अपनी लाएगा, वही तो मर्ज करके डिफरेंट बना रहा है उस चीज को। अगर फराज इस एल्बम का हिस्सा ना होता तो ये इस एल्बम की शक्ल या इस एल्बम का साउंड ऐसा ना होता। तो ये मैं उसकी शुक्रगुजार भी हूँ अपने मियाँ की। वो मुझे झेल रहा है वो एक अलग बात है उस पर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और इस पे मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो उसने इस चीज़ को ना चाहते हुए भी, और शायरी से उसका इतना शगफ नहीं है, और जिस तरह दीवानों की तरह मैं मज़ा लेती हूँ शायरी का, वो अब लेने लगा है। अब इन मतलब 8-9 सालों में तो फिर मजबूरी में अब लेने लगते हैं, और हम भी फिर वो उस तरह का म्यूजिक सुनने लगे। कुछ अपनी इस रिश्ते के बारे में बात कीजिए। बस रिश्ता है, ताल्लुक है, मतलब ताल्लुक खास है। हाँ, हम पार्टनर्स हैं। हाँ। और मैंने भी उसको जाना है, उसने भी मुझे जाना है, और बहुत झगड़े हुए और बहुत लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं समझने में एक दूसरे को, और वो हमें क्योंकि इतना अलग टाइम मिला अकेला, तो हम समझ पाए एक दूसरे को, और मुझे लगता है कि वो खासा इवॉल्व्ड इंसान है, इवॉल्व हो रहा है, ख़ासतौर पे मेल में इस वक्त इवॉल्व होना और समझ तो आप मुझे महसूस होती हैं, अलाउ मी टू से, स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। हाँ बिल्कुल, वो मैं हूँ, और आपको सही महसूस होता है। कभी कभी कुछ बुरा मान जाती हैं ख़वातीन, मुझे मालूम आप नहीं मानेंगी। नहीं, मगर हैविंग अ वाइफ लाइक यू, उनकी आप दोनों की कम्युनिकेशन में आपका स्ट्रॉन्ग हेडेड होना कभी हाइल हुआ? या यही है वो चीज़ जिसे वो झेलते हैं? नहीं, वो इस चीज़ को नहीं झेल रहा, ये गलत होगा मेरे ख्याल से। स्ट्रॉन्ग हेडेड का मतलब मुझे लगता है कि आदमी बहुत ही मासूम है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अपने मसले मसाइल हैं, और औरत तो वैसे भी बारीकी है उसके अंदर, एक ख़ास किस्म की ज़मीन की मूवमेंट के साथ बदल रही है वो इतनी तेज़ी से। आदमी तो नहीं बदलता, मतलब आदमी से मुराद है मेल फीमेल, उस तरह से नहीं बदलता। तो अगर मैं इवॉल्व होने की तरफ चल पड़ी हूँ कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो तुम बर्तन धो लो, मैं बर्तन धोऊंगी तो तुम खाना बना लो, अगर ये है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो अभी तो हमारे लिए यही बड़ी बात है। भाई यहाँ तक आ गया, वरना तो मेल अपना बेसिक काम नहीं कर पाता अभी तक। मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पैसे कमाना, ऑफिस जाना और गाड़ी ले लेना, ये इवॉल्व होना नहीं है। इवॉल्व होना ये है कि आप किसी को महसूस कर पाए। अगर सपोज एक बेसिक हम बात कर लेते हैं, हम ये बात कहीं और जा रही है वैसे, जैसे एक बेसिक जो हमारे घरों का स्ट्रक्चर है औरत मर्द का, कि आदमी जो है उसको 25 साल की उम्र तक माँ खाना देती है, माँ दरवाज़ा खोलती है, माँ कपड़े धुले हुए देती है, माँ मोजा ढूंढ के देती है, माँ उसको स्कूल भेजती है। अब वो अपना चिल कर रहा है, उसको बेसिक काम ही नहीं आते जिंदगी के, चाय बनाना, खाना बनाना, एक्सप्रेस करना नहीं आता। रो नहीं सकते आप कि यार तुम, और एकदम से उसे कहा जाता है आप तुम्हारी शादी करेंगे और नस्ल आगे बढ़ानी है, तो वो तो परेशान हुआ, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो शादी कर लेता। फिर जब देखता है कि वो औरत को देखता है कि एक फीमेल जो है, चाहे वो आम औरत है, चाहे वो इवॉल्व औरत है, चाहे वो पढ़ी लिखी औरत है, वो खाना भी बना रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो माँ बाप को भी देख रही है, वो बच्चा भी पैदा कर रही है, उसका डिप्रेशन भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। और आदमी सुबह ऑफिस जा रहा है, बीवी ही मुझे ढूंढ के दे रही है, नाश्ता भी बना के दे रही है, वो ऑफिस जा रहा है और शाम में 6 बजे आने के बाद वो कह रहा है भाई मुझसे लड़ाई मत करो, मैं तो बहुत थका हुआ। कौन आदमी है इस दौर में जितना काम कर रहा है मील्स में? 6 घंटे की नौकरी आप करके आ रहे हैं, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे, और उस पैसों को एक फीमेल ने मैनेज करना इस सारे काम के साथ कर रही है वो, ये उससे बड़ा काम है। ये मैं इस वक्त कोई वो फेमिनिज्म का झंडा लेके ये बात नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी की बात कर रही हूँ हमारे कल्चर में, हमारे एशियन सोसाइटी के अंदर। तो आपके यहाँ मेरे यहाँ ये नहीं, ये तवाज़ुन मेरी फैमिली में ये है।
पर आपकी लेकिन शादीशुदा जिंदगी में, मेरी शादीशुदा जिंदगी में ये नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि इक्वालिटी पे शादी करेंगे, इस पे बात करते हैं। और उस वक्त तो बात कर ली, बाद में फिर चीजें खुली, मैंने कहा यार उस वक्त तुमने ये कहा था, अभी साथ हम कैसे रहेंगे, मैं कैसे बिस्तर से गीला तौलिया रोज उठाऊंगी। वही थी, तो उन्होंने कहा है मजाक नहीं कर रही थी तुम। मुझे लगता है कि आदमी को अगर प्यार से चीजें बताई जाए ना तो हो जाती है, तो हो जाती हैं, और कहीं नहीं भी होती। इस तरह औरतों को भी बहुत सारी चीजें बताई जाए तो नहीं होती। औरत भी बहुत सारी जगहों पे ज्यादा स्टबन है, वो बहुत ज्यादा फंसी हुई है। मतलब पहले जुल्म को झेल लेती हैं आप सारा, और उसके बाद आप कहती हैं कि अब तो हमें मौका मिल गया बात करने का, तो अब हर इंसान ऐसा ही है, अब हर इंसान से बदला लेंगे आप। ये बेसिक जो इस वक्त औरत कर रही है रवैया, ये आप इख्तियार कर लेते हैं। ये बड़ा पेनफुल है लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। मुझे लगता है कि आपको खुद को बदलना चाहिए, हील होना जरूरी है। हाँ, हील होना बहुत जरूरी है कि अब जो हो गया वो, उसमें एक और भी उसके ना साइड जो मुझे नजर आती है कि आप बंद कर देते हैं फीमेल को, मेल, क्योंकि वो मेल खुद बंद है, सोसाइटी में फंसा हुआ है ना, हाँ, वो खुल के बात नहीं कर सकता, वो सेक्स लाइफ डिस्कस नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। गली के नुकड़ों पे जो आदमी बैठते हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं, बीवी ने बड़ा तंग किया हुआ यार, उसने ये किया हुआ। आप औरतों को बिठाएं कहीं, वो 10 मिनट में अपनी सारी गुफ्तगू कर लेंगी, जिंदगी सब बता देंगी वो एक दूसरे को। यानी कि कंफर्ट लेवल इतना एक दूसरे के साथ महसूस कर रही हैं कि वो ये बात कर रही है। हाँ, आदमी ये नहीं कर रहा है। हाँ, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर जमा हो रही है, और वो कहाँ निकलेगी, वो घर पे ही निकलेगी। क्योंकि आपको लगता है कि ये औरत का घर छोड़ के जाना या बच्चे छोड़ना, तो वो ये नहीं कर पाएगी, तो आप तो सप्रेस दबा रहे ना उसको, दबती उसके बाद वो कहती जाओ भाई मैं जा रही हूँ। पूरी जिंदगी एक औरत पहले बाप, फिर भाई, फिर मियाँ, फिर बेटा, इसी में कट रही है ना जिंदगी। फिर जो बच्चे जवान हो गए तो वो कहती है कि देखो अब जो है मेरा मियाँ मेरी बात सुनता है। अगर हम फैमिली, शादीशुदा और मैरिज की बात करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिंदगी तो ज़ाया हो गई आपकी, आप बहुत कुछ कर सकती थी, वो नहीं हो सका ना। आपने ये अचीव किया कि देखो अब ये आदमी में, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है आपकी बात सुनने के सिवा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है आप पे। वो 70 साल का है, 50 साल का आदमी है, क्या करेगा आप वो। ये जो रायगानी है पूरी एक जेंस की, एक जेंडर की, you have seen in your family, in your surroundings, and that, so ये वो एक्सेप्ट उसे कर चुके हैं, उस तकलीफ के यूज्ड टू हो चुके हैं। मैं डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ अब कि आपका जॉन की मज़ाहमत से रिश्ता बनाना, अपने अतराफ में ऐसी रायगानी देखना औरतों की, और फिर अपने लिए एक रास्ता बनाना। लेकिन दौर भी बदल रहा है। अब मेरी जो बहनें हैं मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ के बराबर हैं, तो उन्होंने जो देखा उसको आगे बढ़ाया। और मेरे अब्बा भी इवॉल्व होते हुए ना, शुरू से तो इवॉल्व नहीं थे। बातें करना इवॉल्व होने की एक और चीज़ है, इवॉल्व होना उससे गुजरना पड़ता है आपको उसको दूसरे को वो मार्जिन देना पड़ता है। ये भी होता है, मुझे ऐसा कभी लगता है कि कभी आप अपनी स्पाउसेस के हवाले से अगर थोड़े ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं, आपको पता होता है ये ऐसे ही होगा, मगर जब एक बीइंग आपके सामने पैदा होती है, आपकी बेटी, तो आप उसके बारे में फिर एक जो आपके ख्यालात बनते हैं, तब आपको, चूंकि आप उसके साथ इतना कनेक्टेड हैं, दैट नाउ यू रियलाइज दैट अच्छा कोई हब्स भी हो सकता है जो हम दे सकते हैं इसको। एक आज़ादी की तड़प होगी इसके अंदर, ये जाना चाहेगी बाहर, जो हमें इसको देनी चाहिए। वो शायद एक तरबियत है जो हमारे जैसे माशरों में आती है, तो औलाद के वसीले से, बेटी के वसीले से ही आती है। अब माशरा बदल रहा है। अब जब तक मैं आई, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ अगर, तो मेरी जो बाकी बहनें हैं उनका क्या रवैया है मियाँ के साथ या मियाँ का उनके साथ, मतलब शादीशुदा जिंदगी में, तो आप समझती हैं कुछ बेहतरी की तरफ है। हाँ, मेरा ऐसा है कि मैं उसे ये कह सकती हूँ कि यार चाय बना दो, जैसे वो मुझे कह सकता है, मैं भी तो कह सकती हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, वो इस बात को समझता है। और आप काम में भी शरीक हैं। हाँ, हम दोनों का काम भी एक ही है, हम साथ में काम करते हैं। काम में ज्यादा लड़ाई होती है हमारी, बाकी चीजें तो वो समझ ही गया है कि यार ये तो करनी ही पड़ेंगी। ओके, हाँ। ये आपने कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया कि आप दोनों ने मिलके किया? मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूंगी यहाँ पर, प्लीज लीजिए। कि औरत ज्यादा सह लेती है। हाँ, मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी बारीक होती है। ये मैं अपनी तारीफ या औरत कैसे इसको बात करूं, बात है। हाँ, ये फैक्ट तो है ना
कि वो जब बच्चा पैदा कर लेती है, जो इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, खुदा के करीब आ जाती है, क्रिएट करती है उसे, ये आदमी कर नहीं सकता। तो क्योंकि वो ये कर नहीं सकता तो वो इसको महसूस भी तो इतनी जल्दी नहीं कर सकता ना। हाँ. तो अब मुझे लगता है जो चेंज आया है हमारी मेल में, जो चेंज आया है आदमी में, वो ये आया है कि अब वो औरत को उसको उसकी तारीफ करने पे आया है, सिर्फ उसके हुस्न की नहीं। वो ये कह रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि यार तुम टैलेंटेड हो, से बाहर, हाँ, तुम मतलब अप्रिशिएट करना शुरू हुआ है उसे। तारीफ एक और चीज है कि आप मेरी बीवी है तो मैं इसकी तारीफ करूंगा या कुछ। अब वो आपको कह रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि यार ये काम तो तुम बड़ा अच्छा कर रही हो, तुम ये करो। मतलब यानी कि तुम ये करोगी तो बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ये है वो। तो वो यहाँ तक खुल चुका है, शायद ऑप्शन भी नहीं रही अब। ये भी है। मैं तो खासी इस सिलसिले में मैं कोई ऑप्टिमिज्म निरंतर नहीं है। तो ये है दूसरा, वो कहीं आई थिंक ऑप्शन नहीं है अब। कहीं वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर ये सब्र आया है कि यार इसको, I don't think it's all about power. आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी, कंटेंडर होगी वॉक ऑफ लाइफ में, दिस जेंडर, तो आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं समवेयर। मतलब इसको आप इस तरह से अगर देखना चाहती हैं तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं और भी लोगों के रिश्ते देखती हूँ, उसमें अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत नहीं भी है तो जो उसका पार्टनर है उसका ख्याल रख रहा है, वो उसे अप्रिशिएट कर रहा है कि यार तुम ये करो, तुम मतलब काम करो, तुम्हें करना चाहिए मिलके, क्योंकि अब सिस्टम माशरा भी बदल गया है, खर्चे बढ़ गए हैं, यू नो, अजीब सी, हाँ, तो अब ये करना पड़ रहा है। तो वो वहाँ उसको वो मोल्ड कर रहा है जो, लेकिन इससे फायदा ही होगा। मैं बिल्कुल उससे मैं इख्तिलाफ नहीं कर रही, बस अगर आपकी जाती एवोल्यूशन की बात मैं जब जा रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन कंपोजर्स की तादाद कम है, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है कि ख़वातीन जो है वो कंपोजर्स है, कि हम मैं उसी बहस से ही बात निकाल कर लाई हूँ। ये हुस्न इत्तेफाक नहीं लगता मुझे कि कंपोजर, आप जब तक अपना जो ज़हन शरीफ है उसे इस्तेमाल ना करें और आप किसी हज़रत के स्टूडियो में दाखिल हों, उनके बताए हुए नोट्स गाएं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर के तौर पर आप सर्वाइव करें तो आपके लिए ज़िंदगी निस्बतन आसान है। लेकिन अगर आप ये कहती हैं, इसरार करती हैं कि भाई मैं अपने गाने खुद भी कंपोज कर सकती हूँ, मैं ओरिजिनल म्यूज़िक बना सकती हूँ, मैं ओरिजिनल पोइट्री पे भी जा सकती हूँ, तो क्या होगा फिर? देखिए वो तो मसले पहले भी हम मुझे होते थे या मेरे जैसी ख़वातीन को, मतलब जो कंपोज़र भी हैं, गाना म्यूज़िक भी बना रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं, वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो कम बहुत हैं। और हिस्ट्री से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे बेगम अख्तर थी, मैडम नूरजहान है, इकबाल बानो है, ये कंपोजर्स थी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मैडम नूरजहान ने कंपोज की हुई है नज़म, ये बड़ा मुश्किल है इसको कंपोज करना, उन्होंने की है। इसका मतलब है वो कंपोजिशन के नाप तोल को जानती थी। लेकिन उस वक्त मेल कंपोजर्स इतने मजेदार थे कि वो कंपोज करते थे उनके लिए, तो उसमें ज्यादा आपके पास डाइवर्सिटी आ जाती है। मोहब्बत नूरजहां मैडम, जहाँ तक मुझे पता है वो उनकी कॉम्पोजिशन है, उन्होंने कंपोज किया। और बेगम अख्तर की मुझे कॉम्पोजिशंस कुछ याद नहीं आ रही, मैं कोई फुर्सत से भेज दूंगी, अभी गाना भी याद नहीं आ रहा उनका मुझे। तो ये सारी उस वक्त जो जितने भी जो मर्द कंपोजर्स रहे हैं, ज़्यादातर हमारे मेल कंपोजर्स रहे, वो भी गाना जो है वो औरत को ही, शायरी भी औरत को ही लेके हुई है। ये तो फैज़ साहब ने मुझसे पहली सी मोहब्बत में शायरी के सारे डिस्कोर्स को ही मतलब एक तरह से चैलेंज कर दिया ना। I want to know what was your journey. Was it easy to one day stand up and say I'm a composer? नहीं, कंपोजर तो आप उनको मानना ही पड़ रहा है। इब्तिदा में क्या रिजेक्शन थी, नहीं थी? Was it easy? शुरू में ये था कि जब मैं गाना बना रही थी तो उनको ये लगता था कि मैंने ये गाना गाया है। हाँ, अब गाना भी मैं शायरी ले रही हूँ या लिखवा रही हूँ या लिख रही हूँ, फिर उसको कंपोज कर रही हूँ, फिर उसका सारा म्यूजिक की अरेंजमेंट बन रही है, फिर उसका मिक्स हो रहा है, उसका मास्टर हो रहा है। वो जो रिजेक्शन या रेजिलियंस जो करनी पड़ी है आप एज ए कंपोजर अपनी वजूद के लिए। अच्छा देखिए, कंपोजर भी तो मैं बनते बनते बनी ना। हाँ, वो बताइए ना हमें। मैं इसलिए, देखिए शुमाइला, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में इसलिए बात करें क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है। देखिए ये जो कंपोजर होना है ना, ये अगर आप भारत में भी ले लें ना, सरहद पार, तो वहाँ भी फीमेल कंपोजर्स बहुत कम है। हाँ,
उसकी वजह यह है कि मेल ही रहा है कंपोजर, और बड़े अच्छा मेल ने बड़ा अच्छा कंपोज किया। उसके लिए अगर हमारी फीमेल कंपोजर बनना चाहती हैं तो कंपोजर एक तो बना नहीं जाता, जैसे शायर बना नहीं जाता, शायर को बनाने के लिए कोई एकेडमी नहीं है, इसी तरह कंपोजर को बनाने के लिए भी कोई एकेडमी नहीं है। ओके, या तो आप होते हैं या फिर नहीं होते, वही जो नहीं कर सकते हाँ, आप, पकड़ना है ना आपने किसी चीज को हवा में, तो ये है। हम्म। दूसरा, आप कुछ बेसिक्स जान के भी चीजें कंपोज अपनी बात कर सकते हैं और फिर उस जर्नी में आपको चीजें समझ आने लगती हैं। ये प्रोसेस है पूरा। तो अभी जो हमारी सिंगर है, पहले तो उसे यही नहीं पता कि मुझे सिंगर बनना है या नहीं, मतलब मुझे गाना गाना है तो मुझे क्या गाना है, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। वो किसी ना किसी चीज की कॉपी है कि हमने ब्रिटनी की तरह गाना है या हमने उसकी तरह स्टेज पे जाना है। तो ब्रिटनी जिस तरह अपनी स्टेज पे जाती है वो हमारे मुल्क में तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप ये तो जाने पहले कि आपने क्या, मतलब आप अपने आप को तो जाने ना पहले, तो ही तो आप कहीं जाके खड़े होंगे। अब मेल जो कंपोजर्स थे वो एक टाइम तक फिल्म, क्योंकि जब तक फिल्म रहेगी, कहानी है जो आपको कंपोजर बनाती है, अगर बनाती है या फिर आप होते हैं, उसके लिए आपको कहानी की समझ, स्क्रिप्ट की समझ, फिल्म की विजुअल की समझ, साउंड की समझ, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड, इसकी समझ आपको, स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सिर्फ गाना बनाने के लिए। तो चलेगा नहीं चलेगा। आपको नजर आता है कि आने वाले जो लोग हैं उनको बताने वाला ही कोई नहीं। मुझे तो जैसे किसी कंपोजर ने ये थोड़ी बताया कि तुम फलानी किताब पढ़ो या तुम फिल्में तो देखो कोई क्यों बताया, या तुम कहानी सुने। हाँ, फिर उनको कोई क्यों बताया जब शुमाइला खुद अपने तई अपना फैसला करती हैं, अपने रास्ते ढूंढती हैं, तो आने वाले बच्चे भी आने वाले ढूंढे रास्ता, नहीं ढूंढ रहे ना, नहीं ढूंढ, आप नहीं ढूंढ रहे, आप चाहते हैं कि मैं ये हो जाऊं। अब हो जाऊं कैसे? जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि सब आतिफ असलम की तरह गाना चाहते हैं, आतिफ असलम बनना चाहते हैं। आतिफ असलम कहाँ से गुजरा है, पर ये भी तो देखे ना आप कि बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज को छोड़ के आतिफ की आवाज को अपना लिया। मतलब इतनी मुख्तलिफ आवाज थी, इतनी मुख्तलिफ रेंज थी, इतनी बड़ी आवाज थी कि आज भी आप भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, आप एक्सप्रेशन आतिफ असलम का ही चल रहा है, यही है ना। तो कुछ तो किया होगा उस इंसान ने, कोई तो क्राफ्ट होगा उसका, कोई तो प्रैक्टिस होगी उसकी, ताजगी की और वॉइस टेक्सचर की नहीं है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है तो हमें ऐसा होना है, तो आप उसकी नकल करके वैसे नहीं हो सकते। शेर की परख कंपोजर या सिंगर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वो तो माहौल से तो मिल नहीं रहा। सो पहले तो ये कि ये जाने कैसे कि शेर की परख ज़रूरी है, कैसा क्या किया जाए जो नए आने वाले लोगों को, क्योंकि अब बहरहाल आप उस जगह हैं जहाँ से अपनी तजावीज़ तो दे ही सकती हैं। सिस्टम ना भी बनाए, अपने लिए बना लिया, दूसरे के लिए शायद ना बना सके, ना मेरा तकाजा है, मगर तजावीज़ इस पॉडकास्ट में या डिस्कशन की डोमेन में आती हैं और कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। सो पहली बात तो ये कि ये जो एक मैंडेटरी चीज़ आपकी कॉन्वर्सेशन से भी पता चली, हमारी भी राय यही थी कि शेर की परख सिंगर और म्यूजिशियन दोनों और कंपोजर दोनों के लिए शेर की जी, वो परख का अंदाजा कैसे कराया जाए, क्योंकि उससे तो कट के हो रहा है। दूसरा, व्हाट आर द मेथड्स टू डू दैट, बच्चे क्या करें जो आ रहे हैं इस फील्ड में। देखिए, आपने निसाब से शायरी निकाल दी, हाँ ठीक है, अब आप जो पढ़ाई उनको दे रहे हैं वो वेस्ट की पढ़ाई है सारी। हमारा तो कल्चर ये नहीं है, हमारा तो सिस्टम, मतलब जिस तरह हम घरों में रहते हैं, चीज़ें करते हैं, वहाँ पर ये जो पढ़ाई हमें पढ़ाई जा रही है, निसाब जो है हमारा, निसाब से शायरी निकाल के फेंक दिया आपने। क्योंकि शायरी में तो रोमांस है, शायरी में तो आज़ादी है, शायरी में तो इनकलाब है, इन सारी चीज़ों से सोसाइटी घबराती है, मतलब सिस्टम घबराता है ना, गवर्नमेंट घबराती है इस चीज़ से, तो उन्होंने निकाल के फेंक दी बाहर। अब आपने तो फेंक दी उठा के, लेकिन जो इंसान है वो दुनिया में कहीं पे रह रहा है, उसको पोइट्री चाहिए, उसकी जिस्म की डिमांड है, उसको म्यूजिक चाहिए, उसकी डिमांड है। वो तबला, वो ये टेबल बजा देगा, वो ये कर देगा, वो कुछ कर लेगा, वो कुछ गुनगुना लेगा, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि नेचर कर रही है ना ये सारा कुछ, उसमें दिख रहा है आपको। तो वो अब हाथ पैर मार रहे हैं। अब मैं जिस जनरेशन से हूँ उसमें मैंने शायरों को आते हुए देखा, अभी कौन जो शायरों को घरों पे आते देख रहा, और जिस तरह के शायर अब हैं वो घरों पे ना ही आए तो बेहतर है। वो तो मुशायरों में भी ना आए, तो मतलब मैं कहूँगी वो मुशायरों में भी ना आए। वाह भाई, आपने तो बड़ी, उसे तो और चीजें खराब हो रही है, मिसरे जैसी बात कह दी, वाह कहने का दिल चाह रहा है। तो अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। यही हो सकता है कि हमें कोई मिलता है तो हम उसे बता देते हैं, हमें कोई किताब बता देते हैं। मतलब मैं अभी जो मुझे
जो लोग मिलते हैं जो मुझसे 10 साल 15 साल छोटे हैं, तो वो इतने घबराए हुए हैं, वो इतने डरे हुए हैं, क्योंकि आपने उनको आर्ट क्राफ्ट से इतना दूर रखा कि वो अपने इमोशंस, मतलब अगर आप इमोशनली कुछ किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते अपने आप। मतलब मेरे दौर में कोई, मतलब मुझे तो नहीं याद, मेरे दौर में तो एंजाइटी का लफ्ज नहीं था भाई, मेरे घर में नहीं था कि देखो ये हो गया शमाइला के साथ तो बड़ी एंजाइटी में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उदास हो गए तो अब्बा हमें स्कूल से पिड्डी पे ले आएंगे बिठा के कि भाई नाराज हो गई बच्ची, या हमें जो है वो रात को खीर थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, ये सिस्टम और देखा आप ना, सेट हो जाएंगे, और हम सेट हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे थोड़ी देर में सारा कुछ, 2 कहानियां अब्बा सुनाएंगे, हम सब भूल जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो फोर्स कर रहे हैं ना बच्चे के ऊपर, अब वो क्या जो वो बनना चाहता है वो आप उसे नहीं बनने दे रहे। आप उसे कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनो क्योंकि इससे तुम्हें फायदा होगा आगे लॉन्ग टर्म, तुमने बाहर जाके पढ़ना है, तुमने बाहर जाके रहना है। मतलब वो किसी का, मैं उस दिन सुन रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि अगर आपने नाकाम भी होना है ना तो आप उस चीज में हो जो आप करना चाहते हो, आप नाकाम भी उस चीज में हो रहे जो आप करना भी नहीं चाहते। क्या जालिम बात है, तकलीफ बात है ना, कि मुझे आप बैंकर बना रहे हैं, मैं गाना गाना चाहती हूँ, तो मैं नाकाम ही होंगी उसमें, मैं अच्छे से कर ही नहीं सकती उसे। ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मैं लकी बहुत, मुझे लगता है कि मैं इन सारी कि कंपोजर्स के साथ क्या होता है, फीमेल के साथ क्या होता है, मर्दों का माशरा है, फीमेल के साथ यही होता है। लेकिन जब आप अपनी एक करते 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 जगह बना लेते हैं, बनी जाती है, तो फिर वही है कि आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रहता, तो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। मैं वो persistence हो जाए। जो बैठी बच्चियां देख रही हैं, आपको भी आइडियलाइज कर रही हैं, आई थिंक द वन वर्ड इज आप लगे रहें, अपनी आपको रिजेक्ट हो रही हैं, आप परसिस्टेंटली अपनी जगह ना छोड़ें। मैंने अभी एक छोटा सा सेशन था लाहौर में, संगत जो अपने मैनेज भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एनसीए के कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम जहाँ पे आप ठहरी हुई यहीं पे एक हम छोटा सा वो गाने वाने सुनाएंगे आपको 2-2, फिर आप भी कुछ गाने। मैंने कहा हाँ आ जाए। तो वो सब लोग वहाँ पर आ गए, जमा हो गए। तो उसमें एक लड़की थी जो बड़ा अच्छा बाजे पे हमें उसने 2 गाने सुनाए, बड़ा मुझे मज़ा आया। तो वो एनसीए में म्यूज़िक सीख रही है। तो जब वो सब लोग निकल रहे थे तो वो बात करते में घबरा रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो जब वो उसने कहा कि भाई ये हाजरा बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही थी आपसे, तो ये बात ही नहीं करी। तो वो आई और उसने मुझसे ये बात की, उसने कहा कि मैंने आपको 3 साल, यानी मुझे 3 से 4 साल से मैं आपको सुन रही हूँ, आपका हर गाना, और जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं ठीक कर रही हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात है। ट्रू दैट। तो बताने की भी जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है कि मेरा गाना उन्हें जो उसने बताया, जो हार्ड कोर है वो आपके काम से नसीहत ले लेगा। कहती कि वैसे मुझे ये लगता था कि ये जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे लोग आके कह रहे हैं ये मत करो, ये हो जाएगा, ये मत गाओ, वो हो जाएगा, तो मैं ये करना चाहिए, तो मैं कंफ्यूज होती थी। लेकिन जैसे ही मैं आपका गाना सुनती थी तो मुझे लगता था जो मैं कर रही हूँ मैं यही करूंगी। ओके, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आई वांट टू आस्क अनदर थिंग, लगे हाथों। क्यों नहीं, ये अभी तक आप ही पूछ रही हैं, जो पूछ रही है कोई और तो पूछ नहीं रहा हमसे। ये जो हमारे यहाँ तमाम ड्रामे जो हैं वो एक मेजरमेंट टेप के तहत एक ओएसटी बनाते हैं और उसको ही चलाते हैं, ऑफिशियल साउंड ट्रैक, ऑफिशियल साउंड ट्रैक। ये जो ट्रैक है, जैसा कि हमारी गुफ्तगू भी हो रही थी, तो वो हवाले से आप क्या कहिएगा कि जो संभल गया, वो हवाले से आप क्या कहिएगा कि एक गाना बना लेते हैं और उसके अंदर फिर ऊपर नीचे करके चलता रहता है। देखिए, जो भी हमारा ड्रामा है वो कोई बहुत अच्छा तो अब नहीं रहा है। चंद एक लोग हैं जिसमें काशिफ निसार आते हैं, जिसमें जफर मिराज साहब आते हैं, जिसमें बी गुल आती हैं, जिसमें महरीन जब्बार आती हैं एज ए डायरेक्टर। मतलब इन लोगों के साथ मैंने काम किया है, आसिम अब्बासी के साथ मैंने काम किया है, सरमद मेरा दोस्त है, ये सारे लोगों का काम, एहतशाम भाई हैं, बहुत सारे और लोग हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी लिख रहा है। ये सारे लोग जो हैं ये मुझसे प्यार भी करते हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके साथ काम भी करती हूँ, मेरा एक कंफर्ट जोन भी बन गया है इन लोगों के साथ। इसके अलावा भी ड्रामा बन रहा है, वो उसमें भी कुछ अच्छा निकलता है, कुछ और नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन साउंड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में अगर म्यूजिक नहीं है और साउंड नहीं है, आप स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? हो नहीं सकती। आपको नहीं लगता कि कहानी को बरत ही ऐसे रहे हैं, उसमें नीड ही नहीं है उस तरह की म्यूजिक की? नीड है,
आप ये बता रहे हैं कि नीड नहीं है, यानी कि आप अगर उनको मुफ्त में भी कोई चीज़ करके दो तो वो ये सोचेंगे कि ये ठीक नहीं होगी। आप उसको सुन के महसूस नहीं कर रहे कि ये ज़रूरत है इस चीज़ की। जब ये काम कोई और कर लेता है ना, वो तन आसानी तो वाली फिर वो बात है आते ना हैं कि यहाँ ये पे कि यार हमें भी यही चाहिए, भी चाहिए, हमें ड्रामे में ना 4 गाने चाहिए, क्योंकि अब 4 गाने क्रिएट कर दिए मैंने। कि कोई चक्कर बनाया होगा मैंने किसी डायरेक्टर के साथ कि यार ये गाना सुने, ये सुने, मुझे लगता है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। शुरू में तो मैं स्क्रिप्ट मांगती थी तो वो कहते थे क्या करेंगी स्क्रिप्ट का, यार हम पढ़ेंगे ये करेंगे ना उसका। हाँ। तो वो कह रहे क्या करेंगे, अच्छा चले हम 1 लाइनर भेज देते हैं। अब 1 लाइनर मैंने पढ़ी, चाहे वो मुझे पसंद ना भी आए, लेकिन मैं तो कोई कहानी बनाऊंगी ना जी। मतलब मेरा गाना तो टेक्स्ट का सब टेक्स्ट है। बिल्कुल। यानी कि जो बंदा बात कर रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है वो गाना है मेरा। तो मुझे तो पढ़ना जरूरी है। टेक्स्ट का सब टेक्स्ट है। हाँ, सब टेक्स्ट का सब टेक्स्ट कह लें आप उसको। सो सेठ ने ड्रामे का क्या हशर किया है, राइटर्स के साथ क्या किया है, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ क्या किया, वो तो हमने होती रहती है बात। म्यूजिक के साथ सेठ ने क्या किया है ये आप हमें बताएं। म्यूजिक के साथ सेठ ने वही किया जो उन लोगों के साथ किया, सबके साथ वही करेगा वो। बस मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है उसने बहुत जल्दी हाथ उठा लिए और हार मान ली उसने। और क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो तकलीफ में रहेगा। और मुझे ये बात समझ आती है, आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी का फ़र्क मुझे समझ में आता है कि सेलिब्रिटी वो सेलिब्रेट करता रहता है दिन भर, उसका यही काम है कि लोग मेरे आगे पीछे घूमें, मैं बड़ी गाड़ी से उतरूं, मुझे लोग देखें, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरा एक लाइफस्टाइल है, मेरा एक इमेज है, ये है ना सेलिब्रिटी। हाँ। आर्टिस्ट को इस बात की परवाह नहीं है। तो अब जो है वो आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी का यही फ़र्क है कि जो सेलिब्रिटी है वो भी अब अपने आप को आर्टिस्ट कहना चाहता है, कहना चाहता है, क्योंकि कभी वो आर्टिस्ट रहा भी है ना। नहीं, लोग जो फैसला जिन लोगों के हाथ में है, आपको नहीं लगता कि वो उसको बना भी चुके हैं आर्टिस्ट? ये मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर इस वक्त जो भी इंडस्ट्री की बात कर लें या आर्ट की बात कर लें या सिस्टम जो भी, अगर इसे कोई बदल सकता है ना, या इसमें कोई नई बात कर सकता है या कुछ खड़ा हो सकता है सीना तान के, तो वो सिर्फ आर्टिस्ट है। हाँ। क्योंकि इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत 10 साल में होता हो तो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मुझे तो किसी तो और नजर होता नजर नहीं आ रहा है होता हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ वो कर सकता है तो वही कहीं, मतलब मुझे तो कहीं मौका मिल जाता है ना, मैं वहां चल पड़ती हूँ। मैं उसी तरफ आ रही थी कि आपने रॉयल्टी के हवाले से आपका एक स्टैंस है। बिल्कुल है। वो क्या है और उसके रास्ते में क्या क्या हुआ? नहीं देखिए, रॉयल्टी का ये है कि ये एक ये पूरी दुनिया में जी ये जो लॉ है ये प्रैक्टिस किया जा रहा, और पाकिस्तान में भी कुछ खास जगहों पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। जहाँ पे आपका बस नहीं चलता है वहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ आपका बस चलता है वहाँ आप कहते हैं ये यहाँ मुल्क में होता नहीं है हमारे। तो पूरी दुनिया में हो रहा है तो हम दुनिया से अलग तो नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसमें पैसों का नुकसान है आपको, क्योंकि वो सबको बांटेंगे ना पैसे। हाँ। आपको एक परसेंटेज होगी जो जाएगी, वो आप देना नहीं चाहते, सेठ वो कभी देना नहीं चाहता। तो वो आर्टिस्ट को हद दर्जा जलील करना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा तो सीन है ही नहीं, तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो हमने तुमको बुला लिया है कि यार ये कर दो जरा। तो अब ये इस अप्रोच से आप आते हैं। तो अब इसको भी जितना भी मैं बदल सकती थी, या अभी जितने लोगों के साथ में काम कर रही हूँ, अभी तक मुझे इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो अब मैंने सोचा कि यार मैंने इतना काम कर लिया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं, वो मज़ेदार भी थी, उसमें मेरा बहुत वक्त भी गया है। तो अब जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे इस सारे चीज़ों से जो जहाँ पर ये नहीं आ पा रहे हैं, और ये टोटल 4 से 6 साल की बात है, इनको यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो साउंड है, अब जितने भी इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, जब उन्होंने देखा वह तो वो आर्टिस्ट, वो तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, मैं भी नहीं हिलूंगी, कोई भी नहीं हिलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो सुन नहीं रहे और ये तजलील भी हो रही है हमारी सारे बाजार, और ये सब कुछ हो रहा है, तो अब हम क्या करें? तो उन्होंने अपना ज़ाती काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि 4-6 और आर्टिस्ट हैं, वो अपना काम करते हैं, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, दुनिया में ऑडियंस बन गई है आपकी, आपको आपकी रॉयल्टी आ रही है, आप सेफ हो गए, आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ये सारी तजलील झेलने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही। तो अब आप कोई भी चैनल हो दुनिया का, कोई भी जगह हो, आपको मतलब आटे में नमक तो चाहिए। आपको बुरे से बुरे ड्रामों के, बुरे से बुरे टिकटॉकर्स की एक्टिंग के बीच में आपको एक अच्छा एक्टर चाहिए, ये आपकी ज़रूरत है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो फिर जब वो आपके पास आते हैं तो फिर वो एक अलग स्ट्रेटजी से आते हैं।
फिर आप अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट की भलाई या आर्टिस्ट बड़ा इसीलिए होता है कि वो कहता है कि नहीं यार छोड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है ये कोई भी चीज़। हाँ, इससे उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि म्यूज़िक, कहानी, चीज़ें किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक ड्रामा ही ड्रामा है जो रह गया हमारे पास, ये भी ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस चक्कर में कि आप इस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि सिंध जो है, सिंध में औरतों के साथ ये हो रहा है, एक औरत ये कहती है, उसके हक के लिए लड़ती है, नाम नहीं ले सकती मैं उनका, वो उनकी हक के लिए लड़ती है और बहुत मशहूर हो जाती है औरतों के हक के लिए। लेकिन जब वो सिंध अपनी बड़ी गाड़ी में, सिंध जाके अपनी बड़ी गाड़ी से उतरती है, तो वही औरतें उसके पैर पकड़ती हैं और वो पकड़ने देती है। क्यों? आप पहले इनको तो एम्पावर करें, फिर आप जाके शहर में बात करें ना। क्योंकि पहले आप भी किसी के पैर पकड़ रही थी और आपको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो आपने जब आवाज़ उठाई तो 4 लोग जमा हुए आपके साथ, आप बड़ी हो गई। तो फिर आप उसी गांव जाके औरत को नीचे बिठा रही हैं और आप ऊपर बैठी हैं, आपने पावर नहीं कर रही ना। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपने इंडिविजुअल होके अपना ही सोचा। तो ये कर रहे हैं इस वक्त सब लोग। जब तक ये होता रहेगा ये ऐसा ही रहेगा, आप अपने अपने डब्बों में बंद रहेंगे। जो मुझे, मैं जितनी बारीकी से मैं देखती हूँ, मुझे समझ आती है ये बात, अगर मैं इसको इस तरह ना देखूं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, मुझे भी बहुत दुख हो। अब मुझे ना उस तरह की फ्रस्ट्रेशन है। सो आप अपनी रॉयल्टी के स्टैंड में थोड़ी कहीं सॉफ्ट हैं और कहीं नहीं है। मैं सॉफ्ट हूँ ही नहीं इस मामले में, है ही नहीं। हाँ, मतलब मैं ये कहती हूँ कि आप मुझसे आके बराबरी पे बात करें। हाँ, आपको गाने की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सच, क्योंकि इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, अपने आप हम अपना काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है आप आ जाते हैं, हम आपको काम करके दे देंगे। लेकिन उसमें हमें ये सारा भार ना ला के दें जो कि है नहीं, जो ये आपने डिज़ाइन करके एक चक्कर बनाया है, ये अब हमें समझ आता है, ये सब आर्टिस्टों को समझ आता है। तो अब आपको चाहते हुए ना चाहते हुए रॉयल्टीज तो देनी पड़ेंगी, बॉस देनी पड़ेंगी। ये तो होगा। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। I like that energy the way you said it. क्योंकि अब चीज़ें, दौर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आपको पूरी दुनिया के साथ चलना है, तो आपको ये करना तो पड़ेगा। क्योंकि अब आप कोई भी गाना, अगर आप चरबा गाना बनाते हैं तो उस पर आपको क्लेम आएगा, आपका विजुअल रुकेगा, आपकी चीज़ें बंद होंगी, तो आपको ओरिजिनल काम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि वो पुराना जो काम है उसका इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कि आप कहेंगे नया करवा लो। अभी आप एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, ये जो बिहेवियर है आपका एक्सप्लॉइट करने का लोगों को, वो ये है कि भाई देखो तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, आ जाओ तुमसे गाना करवा लेते हैं। हाँ। तुमको पता नहीं है कितना हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे। हाँ। और तुम कितने आगे चले जाओगे। हाँ। तो आर्टिस्ट वैसे ही बेचारा, हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, क्राफ्ट पे वो बेचारा वैसे ही नहीं काम कर पा रहा, किताब वो वैसे ही नहीं पढ़ रहा है, शायरी की उसको समझ नहीं है, घर में अलग मसले मसाइल चल रहे हैं, ये बहुत मसले हैं। उसमें उसने बेचारे ने, वो गाना गाना चाहता है या म्यूजिक बनाना चाहता है, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा ना आपको म्यूजिक करने के लिए या शायरी करने के लिए। शायरी क्यों खत्म हो रही है, चीजें क्यों खत्म हो रही हैं? क्योंकि उसके लिए बैठकें होती हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, कल्चर ही नहीं है। हाँ, कल्चर ही नहीं। आप दुख सुख करते हैं, आप किसी का शेर सुनते हैं, उस पर कुछ बुरा कहते हैं, अगला आपसे लड़ता है, फिर आप अगले दिन उसे मनाते हैं, कोई आपका गाना सुनता है, उसमें 4 गलती निकालता है, आप 5 सिस्टम बनता है ना। आप अपने अपने डब्बों में बैठे हुए, जो बना रहे हैं बस बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे नहीं। तो ये तकलीफ है बाकायदा। जब मैं इसके बारे में बात भी करती हूँ या कोई मुझसे आके बात करता है तो मैं कहती हूँ कि यार इसको मैं कैसे बताऊँ या मैं इसे क्या समझाऊँ। कि मैं जिस दौर से आ रही हूँ मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मतलब मैंने कैसेट का दौर ख़त्म हुआ और मैंने CD का दौर देखा, फिर मैंने YouTube आ गया, फिर चैनल्स आ गए, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए, तो मैं कहाँ से रही हूँ। अब जिस इंसान ने सिर्फ ये चैनल ही देखे हैं, जिस इंसान ने सिर्फ इंस्टाग्राम देखा है, उसे क्या पता फैज कौन है। अब रील्स में एक आध मिसरे से पता चल रहा है उसे, और उसके बाद वो उस हर मिसरे के नीचे शायद जॉन एलिया लिख देता है कि क्या शेर का है जॉन। अब देखिए अगर समझ, मैं तो ये कहती हूँ कि शेर अगर समझ नहीं भी आ रहा ना इस वक्त केओस अपनी। सो आपकी सोशल मीडिया कोई टीम है? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है सोशल मीडिया की। ठीक है, मैं अपने तरीके से ही, मेरी एक ऑडियंस है, आप उसके साथ ऑर्गेनिकली मुझे अच्छा लगता है कि देखो ये इतने सारे लोग ऑर्गेनिकली आ गए और इंतजार भी कर रहे हैं। और मैंने उनको ये आदत नहीं डाली हुई कि मैं हर 5 मिनट में उनको कोई चीज दूं। मैं कभी कभी मैं 10 दिन भी कुछ नहीं करती सोशल मीडिया पे या कुछ नहीं,
लेकिन अब ये है कि ये आपकी सोशल मीडिया जो है ये आपके इस काम का हिस्सा है। मतलब जैसे मुझे टिकटॉक नहीं मैं यूज़ करती, लेकिन मैं टिकटॉक पे हूँ क्योंकि टिकटॉक यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो देखते हैं, तो अच्छी चीज़ भी तो आनी चाहिए उस पर, वो भी तो देखेंगे ही वो। मैं उसको इस बात पे रिजेक्ट, जो मैंने कई अर्सा रिजेक्ट किया उसको कि यार ये क्या बकवास है, ये 20 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड ये क्या हो रहा है, नहीं इसमें मुझे नहीं मजा आ रहा और ये बेहुदा बातें हो रही हैं इस पे। लेकिन फिर मैंने देखा कि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, तो मैंने कहा हम भी अपनी चीज़ इस पर करते हैं। तो मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, ये सब कुछ है, लेकिन इस पे काम हम अपनी तरह करेंगे। हम एक अपनी ऑडियंस बनाई है हमने, वो जिनको उससे कनेक्ट होना होता है वो आते हैं, जिनको नहीं होना तो हम, मुझे दोनों से एतराज़ नहीं है, लेकिन अब ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है। क्योंकि अगर मैं यही काम करती हूँ, मतलब गाने का ही मेरा काम है, उसको बनाना ये एक बहुत बारीक काम है, तो मैं फिर खाऊंगी कहाँ से, इसी से खाऊंगी। तो इसकी स्ट्रेटजी को मैं समझती हूँ, लेकिन उसमें हम क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो फिर हम उसको एक रख अपने तरीके से भी तो देखेंगे ना, तो वो हमने देखा है। और उसका क्या मैं कोई ऐसी बात मिस कर गई हूँ जो आप चाहती हैं मैं आपसे पूछूं? ये तो आप ही बता सकती हैं। बस मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इस वक्त इंतजार कर रही है मेरी एल्बम का, जो कि नवंबर में देखिए कैसी गलती मैंने की, मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा आप अब करने क्या वाली हैं? यार नवंबर में मेरी एल्बम रिलीज होनी थी, जो कि हो गई लेट, क्योंकि मेरी कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस हैं और एल्बम का दौर ख़त्म हो चुका था बहुत पहले। ख़त्म क्या हो गया था, आपने ख़त्म कर दिया कि सिंगल्स पे आ जाएं आप। आपने वो जो आखिरी उसकी एक उम्मीद थी ना आर्टिस्ट की, उससे भी छीन ली उससे एक तरह से। क्योंकि एल्बम जो है ना जैसे किताब है, आज का कोई भी शायर किताब शाया नहीं करता, क्योंकि जब किताब आती है तो फिर बातें होती हैं, फिर लोग पढ़ते हैं, फिर कहते हैं ये शेर अच्छा है, ये बुरा है, ये तो बहुत, ये क्या, ये तो क्राफ्ट ही ठीक नहीं है, सब नजर आता है ना फिर किताब के अंदर। इसी तरह एल्बम में भी आर्टिस्ट का अंदर बाहर अच्छा बुरा, क्राफ्ट कितना ज्यादा कम, सब नजर आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, तो वी प्ले सेफ 2 साल का 6 साल का, एंड वी डोंट गो फॉर एल्बम्स क्योंकि हम सेफ प्ले करेंगे ना, उसके लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा। अब ये जो मेरी तीसरी दो जो मेरी एल्बम्स थी, जानी और गुलमोहर, ये दोनों शायरों पे थी, तो मैं उसमें कुछ बदल नहीं सकती थी, क्योंकि जो शायर की शायरी उसमें से एक लफ्ज नहीं हिला सकती, वो वही रहेंगी। फिर क्योंकि गजल है तो गजल वैसी बड़ी कॉम्पैक्ट बंदी हुई होती, तो उसके इर्द गिर्द ही आपको घूमना पड़ता है, उसी में ही चीजें ढूंढनी पड़ती, मुश्किल काम है। फिर उसके तरीके को भी मैंने जो जितना भी बदल सकती थी, लेकिन जो अपना गाना बनाना, अपना मतलब 1.5-2 साल जो मेरे गुजरे, उसमें मेरा क्या प्रोसेस था। मैं 10 साल पीछे गई, 20 साल आगे आई, आगे का सोचा, पीछे का सोचा, कुछ यूनिवर्स से बातें की, थोड़े हम इवॉल्व हुए, थोड़ा हमने मकाला तक पहुंचे, रूमी के कोट से हमने इनकार किया कि यार ये क्यों दीदार क्यों नहीं होगा, महबूब का दीदार करना है हमने, वापस हम वहीं आए कि यार फिर वो इमेजिनेशन में ही हो सकता है, वो ज्यादा बड़ी चीज है, लेकिन हम छोटी से गुजरेंगे तो बड़ी तक पहुंचेंगे ना। मतलब दीदार का मतलब है विसाल, मुलाकात, और उसके बाद फिर फिराक, मतलब आप जुदाई काटेंगे, अब जुदाई में आपका दिमाग चलेगा, इमेजिनेशन में जाएंगे, बहुत सी चीजें होती हैं, वो आपके अमल को और गाढ़ा कर देती है ना, बढ़ाती हैं उस चीज को। तो ये अलग तरह का रोमांस है। तो वो पूरा एल्बम है कि 20 साल पहले मैं कहाँ खड़ी थी, तो मैंने क्या देखा था, और अब मैंने, मतलब वो मैं उस वक्त खड़ी होके उस जगह से मैं नहीं देख सकी, और 20 साल बाद मुझे याद आया कि यार वो जो 1 घंटा ट्रेन में मेरा गुजरा, मैंने देखा ही नहीं मेरे आसपास से मंजर क्या गुजरे थे, मुझे देखने चाहिए थे। तो ये है मेरी पूरी एल्बम जिसपे मैंने बात की, सितारों से बात की मैंने, चांद से बात की मैंने, कि यार ये किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, हम इनको कैसे देख रहे हैं। तो ये है मेरा एल्बम जिसका नाम तर है। वो थोड़ा लेट हो गया, तो ये मैंने और हमारा जो एक लिरिसिस्ट है आज सिद्दीकी, हमने मिलके इसको लिखा। उसमें हम रोए, उसमें उदास हुए, खुश भी हुए, मज़ा भी आया, तकलीफ भी हुई। अब इस प्रोसेस से गुजर के ये एल्बम बनेगी, तो ये प्रोसेस छीन लिया अपने आर्टिस्ट से। अब मेरे जैसे चंद लोग कर रहे हैं। आप एक रिसर्च भी तो कर रही थी, कुछ उस रिसर्च के बारे में हमसे शेयर करें। किस चीज़ के बारे में? फोक म्यूजिशियंस के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए वो तो जारी है, अभी भी मैं बिछा गई थी पूरा ठट्ठा, मतलब पूरा। व्हाट इज इट अबाउट? पर्सनल जर्नी या वाकई किसी कोई तख्लीकी मवाद, तहकीकी और तख्लीकी मवाद तरतीब हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि मैं दुबई में रहती हूँ, तो मुझे, अगर मैं दुबई तो ज़मीन बहुत ही
मतलब है तो सहरा, उसकी भी खूबसूरती तो है, एक वहशत तो है ना वहाँ की। हाँ आप इस मैं आपको शेर जो सुना रही थी, जी क्यों आए हैं वहशत के बगैर इस सहरा में, क्यों आए हैं वहशत के बगैर। तो वहाँ पे ज़रा कॉन्क्रीट है और एक ख़ास टाइम अपने साथ तो मिलता है मुझे, वहाँ हम काम करते हैं, लेकिन ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, ये मेरी ज़मीन है, सब मेरा जुड़ाव है। तो मैं जब जगह जगह यहाँ निकलती हूँ, चीज़ों को देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। अभी जब मैं भिटशा गई तो वहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो शायरी है, जो कि आज तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई, कोई चीज़ पेपर पे नहीं है उनकी, जो लोग हैं पुराने उनको याद है, और उसमें वो सस्सी की बात कर रहे हैं। तो मैं भिटशा को एक पोएट लेती हूँ, बिल्कुल, कि यार वो एक शायर था, वाह बुल्ले शाह एक शायर थे, उन्होंने क्या जिंदगी गुजारी, किस बारे में उन्होंने बात की, तो वो अभी भी उनके कल्चर का वो हिस्सा है। मुझे कहीं वो जोड़ता है तो आप कि वहाँ के लोग कंपाइल कर रही हैं। हाँ, मतलब उनका तरीका है, उनका एक खास चक्कर है, वो अपनी उस जमीन के ऊपर अभी भी उस हालत में मौजूद हैं और वो रह रहे हैं। हालांकि गोरे ने आके सब उनका सारा जो उनका स्ट्रक्चर था रहने का, जो उनका तरीका था, मतलब भिट का क्या मतलब, भिट का मतलब है मट्टी, बजरी, भिटशा मतलब मट्टी के टीलों के घरों में सिंध में लोग रहते थे। उनको पता था कि ये किस तरह से बनेंगे, सर्दियों में ये टीला कैसे काम करेगा, गर्मियों में कैसे करेगा। आपने सब तोड़ दिया और आप उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में उनको बांध दिया। उसके बावजूद भी वो अपनी असल से नहीं हिल रहे, वही है। तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा ना, मैं फिर काम कैसे करूँगी। तो ये मेरी ज़रूरत है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ, या मेरी मोहब्बत है, या मुझे लोगों से बहुत प्यार है। मतलब अब मुझे इंसान की जिस्म की तब्दीली जो है ना, जो थॉट बदलती है तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है ना, तो मुझे उसका बहुत मज़ा आता है। आजकल मैं इस खुमार में हूँ तो अच्छे लग रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। शुमाइला, लोग जो अपनी असल से, लोग जो अपनी असल से नहीं हट रहे, नहीं हटे, आपके हालिया खुमार, आपके अपने तय अच्छे बुरे छोटे बड़े ख्यालात, शायरी से आपका रिश्ता, शोरा से आपका रिश्ता, और आपकी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी टू क्रिएट म्यूजिक एंड कनेक्ट विद पीपल, और रॉयल्टीज एंड दिस होल। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि और 4-5 जुमले भी मैं कह सकती थी, अगर मैं आपसे अगर बहुत मुश्किल सी एक बात कहूँ कि एक लफ्ज में अगर कोई जानना चाहे कि ये शुमाइला है इन तमाम एस्पेक्ट्स में, तो वो एक लफ्ज क्या है? वो एक लफ्ज आशिक है। क्या बात। अब मुझे लगता है कि मैं एक आशिक हूँ। और जिंदगी ऐसे लोग कहते हैं आशिक की जिंदगी अजाब होती है, पर आपकी अमन में है। नहीं अमन में नहीं, अजाब में तो अजाब में है। हाँ। लेकिन अभी इसके साथ 2 लफ्ज में और जोड़ूंगी, जिसमें जो अभी तक मैं जिसके ऊपर काम भी कर रही हूँ और जो मुझे समझ में भी आए, वो है बर्दाश्त करना और एक्सेप्ट करना। ये 2 चीज़ें मुझे ताल्लुक में समझ आई हैं, क्योंकि अगर ताल्लुक नहीं है तो आशिक किस पे खड़ा है? ताल्लुक पे खड़ा है, जो उसने खुद बनाया हुआ अकेले ही। एक ताल्लुक पे खड़े ना आप। क्या बात। तो ये 2 चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी में और ऐड हुई हैं, और बाकी वो आपके उसूल और मोरालिटी और ये सारी चीज़ें तो आदर्श से ताल्लुक ही है, वो भी आपके नजरियात से ताल्लुक ही है, सलीका और ये सारी चीज़ें, ज़िंदगी को देखने का भी एक सलीका है, गुजारने का भी एक सलीका है, वो फिर इन सारी चीज़ों के साथ आता जाता है। तो खूब कहा आपने कि आप एक साबिर और जुड़े रहने वाला आशिक। नहीं, आशिक कहाँ साबिर होता है यार, तो बहुत लंबी चली जाएगी बात। चलिए, ये डायकोटमी जो ये अपने बारे में कहती रही क्योंकि एक तरफ आपने खुद को सब्र करने वाला भी कहा। बहरहाल जैसी भी थी, ये डायकोटमी हमें बहुत पसंद है, और आपने आज जितना सारा वक्त निकाला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत मजा आया, और बहुत अरसे बाद हम कई अरसे से ये एक ड्यू कॉन्वर्सेशन थी, बिल्कुल, और वो हो ही नहीं पाता था। वो ऐसे हुई। अब हमारी बातें जो है वो सब सुन रहे होंगे। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वो अलग मुल्क है, हम अलग हैं, और ये बात सच है कि ये मुलाकात होनी थी। और बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का जो हम दोनों को ऐसे आज टू इस कंपनी रियली बिकेम टू इस कंपनी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और ये सारी टीम और ये हमारे साथी जिनका ये शुक्रिया अदा कर रही हैं, जिनको सुनने का बहुत शुक्रिया।
सब ने बहुत इश्तियाक से सुना और सबको आपकी कॉफ़ी जो है वो याद रहेगी। जनाब, थैंक यू सो मच। अगले किसी और महफिल में आपके साथ मुलाकात होती है। आदाब।